Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पर नेमिंग पढ़ेंगे. ऑब्वियस सी बात है, नेमिंग को आगे बढ़ाते हैं. तो चलिए भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर. जैसे ये नेम दे रखा है, तो हमने कहाँ पर छोड़ा था कि आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप. थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आइसो नियो टर्शियरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में, है ना. अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, आइसो नियो टर्शियरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है. तो उसी की डिटेलिंग के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ देखिए बेटा, आइसो ग्रुप क्या होता है, सबको पता है, याद है आइसो ग्रुप क्या था? वन मिथाइल ग्रुप एट द सेकेंड लास्ट कार्बन. यस, क्लियर है सबको? यस सर. है ना. बिल्कुल सिंपल सी चीज थी. तो हम अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसी को दोबारा से करके. देखिए, मेरे पास मान लीजिए कार्बन की चेन है, बड़ी सारी कार्बन की चेन है, और इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पर ये ग्रुप है, ये कार्बन है. तो बड़ी कार्बन की चेन के साथ में अगर कोई ग्रुप लगा है तो उस कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को, उसको जो फर्स्ट अटैच्ड कार्बन है उसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं. हम फिर से हम इसकी नंबरिंग करते हैं. तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा? जो उस चेन के साथ लगा हुआ. फर्स्ट कार्बन कंफर्म्ड हो गया. ये बात सबको क्लियर है ना? मेन चेन के साथ जो पहला कार्बन अटैच्ड है उसी को फर्स्ट देंगे. आप नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 1 2 3, क्योंकि सर यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है या यहाँ से स्टार्ट हो रही है. 1 2 3 ऐसा नहीं देंगे, ये याद रखना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो अब मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो या तो मैं 2 इसको कर दूं या फिर मैं 2 इसको कर दूं. दोनों में से किसी को भी कर दूं, लेफ्ट या राइट, है ना. तो मान लो मैंने 2 इसको कर दिया. ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर. तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा? ये इथाइल ग्रुप है. 2 कार्बन की चेन है ना, तो इथाइल ग्रुप है. लेकिन इसके साथ फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल. कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ऑब्वियस है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो ये सारा कुछ ब्रैकेट में आएगा. और यहाँ जो भी कार्बन यहाँ लगा हुआ है, मान लो वो 5वां कार्बन था, तो मैं इसको लिखूंगा 5 पोजीशन पर है 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. 5th पोजीशन पर 1 मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप इज अटैच्ड. यस गाइज, क्लियर है इसका नाम? ये तो है इसका सिस्टमैटिक आईयूपैक नेम. सिस्टम ने जो हमने जो सिस्टम बनाया है, जो रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग. बट इसका एक कॉमन नाम होता है, एक नहीं दो कॉमन नाम है. वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं बेटा. तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर लास्ट कार्बन कौन सा है भाई? सेकंड वाला लास्ट कार्बन है. दिस इज द लास्ट कार्बन. यस, क्लियर है? ग्रुप के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन का लास्ट वाला कार्बन. तो ग्रुप में मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी पड़ेगी और उसका लास्ट वाला कार्बन ढूंढना पड़ेगा. मैंने लास्ट वाला कार्बन सेकंड है, मुझे पता है. तो सेकंड लास्ट कौन सा होगा? लास्ट से पहले वाला होता है सेकंड लास्ट, है ना. ये सेकंड लास्ट होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फर्स्ट कार्बन क्या सेकंड लास्ट कार्बन हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू अस तो ये नहीं होना चाहिए, है ना. तो यानी इसके अंदर आइसोनियो वाला तो चक्कर होना ही नहीं चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है कि इसको वो लोग मानते हैं, जिसको मानते हैं, क्योंकि हमने एट द सेकंड लास्ट कार्बन. तो ये याद करने के लिए बेटा, असलियत में कॉमन नेम जो थे ना, लोगों ने अपने हिसाब से दे दिए. ठीक है, इसको आइसो देने का कारण क्या था? ये आइसो ग्रुप है, ये बता देता हूँ. यानी कि ये आपके सामने आइसो ग्रुप है, डेफिनेटली ये आइसो है. आइसो, और फिर इसके बाद क्या है भाई? आइसो के बाद क्या नाम लिखे? प्रोपाइल. 3 कार्बन है ना, टोटल कार्बन गिनने हैं. ये देखो टोटल 3 कार्बन है इसमें, तो आइसो प्रोपाइल. ये ग्रुप तो आइसो प्रोपाइल है, बट कैसे? सेकंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल होना चाहिए. तो सेकंड लास्ट कार्बन, इसका फर्स्ट ही कार्बन सेकंड लास्ट बन जाता है और उस पर 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है. ये बात सबको क्लियर हुई? यस और नॉट? यस सर. है ना. तो इसका सीधा मतलब ये है कि भाई ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. बट यहाँ प्रॉब्लम हमारे ये क्रिएट होती है कि सर फर्स्ट कार्बन को सेकंड लास्ट कैसे कर सकते हैं? वो तो फर्स्ट है, उसको सेकंड लास्ट, क्योंकि लास्ट कार्बन ही सेकंड है, तो इसलिए उसको फर्स्ट कार्बन को ही सेकंड लास्ट कहा जा सकता है. ठीक है, बात हजम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया. लेकिन यही रूल फेल हो जाता है जब हम नियो की बात करते हैं. वो आगे बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन इस केस में लगता है. अब दूसरी बात करते हैं, 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है भाई? ठीक है, तो मान लो फिर से मैं यही ग्रुप बना रहा हूँ बेटा. इसके साथ में जो है वो यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ में ये 2 कार्बन ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं. तो इस कार्बन का नाम होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ऐसा ही कुछ होगा. लेकिन यहाँ हम जस्ट फर्स्ट कार्बन को मेंशन करेंगे. और देखो, जो हमारा ग्रुप है फर्स्ट कार्बन के साथ, जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ में
इसके साथ में इस तरफ और इस तरफ, यानी ये वाला कार्बन कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर आप इसको सही मेंशन करें तो ये 2 डिग्री कार्बन है। वाई? क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन की चेन लगी हुई है। चाहे सिंगल कार्बन लगाओ वो चेन काउंट होता है, 2 कार्बन की चेन लगी हुई है। आप लंबी चेन भी लगा सकते हैं, इस तरफ और कार्बन लगाना चाहे और भी कार्बन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ भी और कार्बन लगाना चाहे और कार्बन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनमें ब्रांचिंग करना चाहे वो भी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हमें सिर्फ इस टारगेटेड कार्बन को देखना है कि ये जो कार्बन है हमारा, इसके दोनों तरफ कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। यस गाइज, ये समझ में आया बेटा? यस सर। है ना? यस तो सर। इसको हम 2 डिग्री बोलेंगे। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो मान लिया, तो देखो जरा, इसको अगर हम सेकेंडरी कार्बन का नाम देते हैं तो इस ग्रुप का नाम मैं सेकेंडरी, और 3 कार्बन है, सेकेंडरी प्रोपाइल लिख सकता हूं। यस, है ना? यस सर। ये तो इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं और इसी को आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हैं। यानी एज पर रूल बिल्कुल सही बैठ रहा है। वो कार्बन जिसके दो दो तरफ कार्बन हो, तीसरी तरफ हाइड्रोजन होगा, डेफिनेटली कार्बन नहीं होगा। मतलब 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना, एक तो ऊपर वाली चेन से पूरी करेगा ये, एक दोनों तरफ दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं तो 3 होगी, तो नीचे एक और हाइड्रोजन भी लगेगा इसके साथ, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड कर रहा हूँ। ये लो हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो अब ये कार्बन के साथ नहीं कर सकता, तो इसको हम 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, 2 डिग्री। तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ है, ये सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं है। सेकेंडरी प्रोपाइल अगर हम इसको कहते हैं तो ये गलत है, ये गलत है। ये सिर्फ आइसो प्रोपाइल है। इसके अलावा कोई भी ग्रुप होगा ना, वो सेकेंडरी प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है? कैसे? मतलब कम से कम सेकेंडरी प्रोपाइल के लिए 4 ग्रुप, 4 कार्बन चाहिए। देखो कैसे। अब ये चीज ध्यान देना, ये है एक प्रॉब्लम जो याद करने लायक है। यहां कार्बन लगा है और ये कार्बन लग गया और इधर भी कार्बन लग गया, तो ये फर्स्ट कार्बन था। यस, क्लियर है बेटा? और इस फर्स्ट कार्बन यस के सर। साथ इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है, तो यानी कि ये वाला फर्स्ट कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है, बिल्कुल है 2 डिग्री कार्बन। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी ग्रुप है, बिल्कुल है ये सेकेंडरी ग्रुप। लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना? सेकेंडरी ब्यूटाइल तो ये एकदम सही है, ये बात याद रखना भाई। सेकेंडरी ब्यूटाइल तो ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस गाइस, क्लियर हुई ये बात? इसको यस सर। सेकेंडरी ब्यूटाइल तो कहते हैं, बट सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं कह सकते, जबकि एज पर रूल ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी होना चाहिए, बट आईपीएससी नहीं मानती इसको। और आइसोप्रोपाइल नाम उसका मानती है। ठीक है, जो हमने ये दोनों एग्जांपल किए, तो ये है एक प्रॉब्लम। तो यहां अब आपको वो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये स्मॉलेस्ट आइसो ग्रुप जो होता है, ये लिखा हुआ है मैंने, स्मॉलेस्ट आइसो ग्रुप, सबसे छोटा आइसो ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल होता है। ये रट्टा लगा लीजिए। इसका कहने का मतलब ये है, आइसोप्रोपाइल जो है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, आइसो ग्रुप आपको पता है सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो वो आप बना लोगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं। वो क्या तरीका है वो देखिए। आइसो का एक और मतलब होता है, ये लंबी चेन है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, सेम, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको आइसो बोल सकते हैं। और ये टोटल 3 कार्बन की चेन है, तो आइसो प्रोपाइल। यस, ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका नाम आइसो प्रोपाइल है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। सर। तो अब आपको ये याद रखना है कि ये सबको क्लियरली लर्न रखना है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो सबसे छोटा ग्रुप होता है आइसो के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा जरा। अब बात आती है, यानी आप इसको आइसोप्रोपाइल तो कह सकते हैं, बट सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको नहीं कह सकते। ये चीज गलत है, मैंने ये मेंशन भी कर रखा है कि आप इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं कह सकते, बट एज पर ला ये 2 डिग्री है, बिल्कुल सही है, ये 2 डिग्री है और ये सेकेंडरी होना चाहिए, बट ये नहीं होता। तो सेकेंडरी के लिए कम से कम आपको 4 कार्बन की चेन चाहिए। हाँ, इसका आयुपैक नेम भी लिख रहेगा बेटा, 1 मिथाइल इथाइल, ये रहा आयुपैक नेम। इसी ग्रुप का 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप होता है ये। तो ये सारा डाटा आपको याद रखना है कि आयुपैक नेम 1 मिथाइल इथाइल है, आइसोप्रोपाइल होता है, और उसी का सेकेंडरी प्रोपाइल भी बनता है, बट सेकेंडरी प्रोपाइल एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंडरी प्रोपाइल के लिए कम से कम 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए, तो सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बनेगा वो। सेकेंडरी के लिए कम से कम 4 कार्बन, मतलब वो सेकेंडरी ब्यूटाइल से सेकेंडरी ग्रुप शुरू होता है। सेकेंडरी ग्रुप शुरू कहां से होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल से। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए जरा, ये रहा नियो। अब नियो में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। नियो ग्रुप जो होता है ना, वो कम से कम 5 कार्बन से शुरू होता है।
ठीक है, अब वहां देखें तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी और टर्शरी दो ग्रुप होते हैं, आइसो और नियो दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यानी अब मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, देखो ये है एक मेजर प्रॉब्लम, सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री और टर्शरी TERT से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये 3 डिग्री, ये दो ग्रुप है। तो सेकेंडरी टर्शरी का मतलब जिसके कार्बन, जिसके दोनों तरफ 2 कार्बन जुड़े हों, सेकेंडरी। अगर दोनों तरफ 3 कार्बन जुड़े हो तो यहां पर तीसरा कार्बन जोड़ दिया, टर्शरी बन गया। यस, ये समझ में आया सबको? यस बेटा। हाँ भाई गाइस, सो गए सभी? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो यानी ये 3 डिग्री हो जाए तो वो 3 डिग्री बन गया। अब ये सेकेंडरी और टर्शरी मतलब एक हिसाब से दोनों का पेयर है। उसके बाद में नियो और आइसो, नियो और आइसो ये भी मतलब दोनों पेयर में गिने जाते हैं। बट देखो हमने कहा कि आइसो वाला यहाँ पर प्रेफर्ड है, सबसे पहला जो आइसो बनेगा स्मॉलेस्ट आइसो वो प्रेफर्ड है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्मॉलेस्ट जो नियो बनेगा ना वो प्रेफर नहीं है, नियो 1+ हो जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट नियो बनता है 4 कार्बन से, बट यहाँ स्मॉलेस्ट नियो बनेगा 5 कार्बन से, 5 कार्बन वाला स्मॉलेस्ट नियो होगा। ठीक है, और आइसो ग्रुप जो है वो 3 कार्बन से बनता है, स्मॉलेस्ट वाला, और ये प्रेफर्ड है। लेकिन नियो स्मॉलेस्ट वाला प्रेफर्ड नहीं है, वो 4 में बनना चाहिए बट वो 3 में बनता है, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए दोनों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आईयूपीएस ने कहा है। तो देखो नियो ग्रुप क्या होता है, 2 मिथाइल एट द सेकंड लास्ट कार्बन। तो देखो भाई यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, सपोज दैट, ठीक है, मैं चलो कलर यहाँ चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, किसी भी तरफ चले जाओ, आप इसको सेकंड मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, चॉइस इज योर, तो बाकियों को हटा देंगे, सीधी सी बात, मान लो आपने इसको सेकंड मान लिया। तो सेकंड कार्बन हो गया हमारा लास्ट कार्बन, ये है लास्ट कार्बन। और फिर सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, ऑब्वियस है ये फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट कार्बन होगा। ठीक है, अब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? यस बेटा। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये ग्रुप क्या होना चाहिए भाई, ये ग्रुप जो है वो नियो होना चाहिए, बिल्कुल नियो होना चाहिए, एज पर रूल तो सही बैठ रहा है। बट प्रॉब्लम यहां देखो मैंने लिख रखा है, इट इज ऑल्सो नियो, ये नियो भी है, बट पट लगाया है, नियो इज स्टार्टेड विद मिनिमम 5 कार्बन, मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, सो इट इज नॉट नियो, तो इसलिए ये नियो नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये जो लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 कार्बन से नियो स्टार्ट होगा, तो आपको नियो याद रखना है, तो मिनिमम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, बट टर्शरी 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखो टर्शरी ग्रुप तो बन रहा है, जो कार्बन हमारी मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसके चारों तरफ 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो यानी 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो टर्शरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं। टोटल कार्बन काउंट कर लेना कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बनेगा, यानी काउंट, कार्बन की काउंट डायरेक्टली करनी है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बनेगा, दैट्स इट। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. है ना, तो यानी हाँ, यानी इसको याद रखना है कि टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर 4 कार्बन होते हैं और ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन नियो के अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि ये 4 कार्बन का होता है, मिनिमम 4 कार्बन। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो है यानी टर्शरी ग्रुप जो है वो मिनिमम 4 कार्बन से बनता है। ठीक है, मिनिमम 4 कार्बन से बन सकता है, 4 कार्बन यहाँ पर होते हैं, बट नियो जो है वो 5 कार्बन से बनेगा। अब पीछे वाले केस के अंदर क्या होता है, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पीछे वाले केस में क्या होता है भाई, पीछे वाले का एक गलत लग गया क्या, चलो इसको हम वैसे ही रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब पीछे वाले कार्बन में क्या था बताएगा कोई, सेकेंडरी ग्रुप में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3. मिनिमम 3 नहीं, मिनिमम 4, सेकेंडरी के लिए मिनिमम 4 चाहिए। ठीक है, आइसो के लिए मिनिमम 3 हो सकते हैं। क्लियर है, रूल सही बैठेगा फिर उस हिसाब से, बस आपको ये याद रखना है। यस गाइस, क्लियर है दोनों पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो सीधी सी बात, आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल को याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है बेटा, यानी ये कार्बन जिसके दोनों तरफ CH3 है, CH3, और यहाँ पर CH होता है, ये आइसोप्रोपाइल और ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप के ऊपर अगर मैं OH लगा दूं लंबी चेन की जगह, तो इस ग्रुप का नाम ही आइसोप्रोपाइल है, और OH लग गया तो अल्कोहल, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया, इसको हम रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं, रबिंग अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा अभी सबको? अब ये क्या होता है पता है, ये इस अल्कोहल से ना बहुत सारी चीजें, अगर लैब में आप कभी भी गए हैं तो डेफिनेटली आपको रबिंग अल्कोहल दिखाया होगा किसी ने,
ठीक है, कभी नहीं गए हैं तो फिर आपने नाम नहीं सुना होगा। किस किस बच्चे ने नाम सुन रखा है, कोई बताएगा मेरे को? यस, सुना है किसी ने नाम? हाँ बेटा, नो सर। नहीं सुना मतलब लैब में कभी नहीं गए? केमिस्ट्री लैब में कितने नो बच्चे सर, गए हैं भाई? अभी कोई भी तक नहीं तो गया नहीं। क्या? अरे रे, कृतिका, आप लोग केमिस्ट्री लैब में गए हैं, ठीक है। चीनू भी गई है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग मतलब कुछ बच्चे जो केमिस्ट्री लैब में गए हैं और वो एक दो बार नहीं गए, मतलब 10-12 बार गए हैं, तो उन्होंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम सुना होगा, जिसको रबिंग अल्कोहल कहते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग यूज बताता हूँ आपको, ठीक है। नहीं गए कोई बात नहीं, होप सो प्लस 2 में शायद कोई टीचर लेके जाए, वैसे लेके जाना चाहिए लैब में। लैब का काम ज्यादा दिन का नहीं होता। अगर आप लोगों को बस पूरे साल में 15 से 20 दिन भी लैब में ले जाएं तो आपके जितने एक्सपेरिमेंट है सारे पूरे हो जाएंगे बेटा, सारे, ठीक है। 15 से 20 दिन की लैब तो पूरे 2 साल में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 1.5 महीने की लैब होती है, ठीक है। 2 साल में तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लोग नहीं गए तो कुछ मिस करोगे, कुछ नहीं मिस करोगे। थ्योरी पहले, लैब बाद में, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो पहले इसके बारे में कुछ बात करते हैं। आप इससे ना पोटैटो कैनन बना सकते हैं। पोटैटो कैनन पता है सबको? सुना किसी ने? तोप बनाना सिखा रहा हूँ आज केमिस्ट्री में, तोप। ये लगा दिया ढक्कन। ये मान लो कि एक पतली पाइप है, ठीक है। इस पतली पाइप प्लास्टिक की, जो आपके सीवरेज में यूज होती है ना, सीवर के अंदर प्लास्टिक की पाइपें देखी होंगी, 4 इंच की आती हैं, 5 इंच की आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइपें होती हैं, प्लास्टिक वाली सीवर, यस सर। घर के सीवर में है ना। वो वाली पाइप उठाओ, एक 4 इंची उठा लो, मोटे वाली बड़ी 4 इंच वाली, एक 1.5 इंच वाली, 1.5 इंच जो पतली है। इन दोनों को ज्वाइंट से जोड़ दो। एक ज्वाइंटर आता है 1.5 इंच और 4 इंच का, प्लास्टिक का ही आता है। अच्छे तरीके से जोड़ना, बढ़िया वाली पाइप लेके आना, क्योंकि ये फट सकती है आपके हाथ में, ठीक है, जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए यहाँ पर देखो, जो लाइटर होता है भाई, लाइटर सबने देखा, गैस लाइटर, है ना। यस गै, सर। गैस लाइटर, यहाँ पर इसको होल करके और गैस लाइटर को अंदर डाल दो, फिट कर दो, ठीक है। पीछे एक ढक्कन लगाना है, ऐसा ढक्कन जिसको खोला जा सके, मतलब वो जिसको घुमाकर खोला जा सके, पीछे वैसा ढक्कन लगा दो, ताकि उसी से रबिंग अल्कोहल उसके अंदर डाल सकते हैं। रबिंग अल्कोहल का यूज बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको आलू लेना है। आलू कितना बड़ा लेना है? जो आपकी पाइप है, उस पाइप के मुंह से बड़ा होना चाहिए, बड़ा। फिर क्या करो, आलू को उस पाइप के मुंह में लगाओ और फिर उसको ठोक दो दीवार के सहारे या किसी भी चीज में, क्योंकि आलू तो आसानी से कट जाएगा ना। तो वो कट के और पूरा पूरा फिट फिट आलू, पूरा फिट आलू इसके अंदर आ जाएगा। तो उस फिट आलू को यहाँ तक, पीछे तक, यहाँ तक आपको लेके जाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? यहाँ पर ये आलू फिट हो गया, पीछे तक, ज्यादा पीछे नहीं, बस यहाँ तक, जॉइंट के यहाँ तक। ये आलू यहाँ तक फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, पीछे वाला ढक्कन खोलना है, रबिंग एल्कोहल की 3 या 4 ड्रॉप डालनी है। रबिंग एल्कोहल मार्केट से मिल जाता है, लैब में भी आप लोग देख सकते हो, पानी जैसा होता है, ठीक है। 3 या 4 ड्रॉप, और फिर इस कैनन को ना घुमाना है गोल गोल, या ऊपर नीचे ऐसे हिलाना है भी, ये सारे कैनन में फैल जाए। सारी कैनन में, सारे प्लास्टिक के चारों तरफ से पानी सा होगा, ये डेफिनेट है, तो उसको टच कर देगा। इससे क्या होगा, उसमें वेपर बन जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ जो है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अच्छी तरह से क्या क्या बोलते हैं उसको, मिक्स हो जाएगा। हो गया मिक्स ऑक्सीजन के साथ। अब सिर्फ स्पार्क प्लग चाहिए। गैस बन गई, उसकी वेपर बन गई, स्पार्क प्लग कहाँ से आएगा? जो आपका लाइटर है, उस लाइटर को टिक टिक करेंगे, जो गैस को जलाने वाला, और यहाँ पर जो आलू होगा आपका, पोटैटो जो होगा, वो गन में से, कैनन में से फायर हो जाएगा। यस गाइस, समझ में आया बेटा? पोटैटो गन बनाना। वैसे Yes, ऐसी sir. ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, इस तरह की चीजें, पोटैटो गन वगैरह, ठीक है। तो ये कोई इलीगल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इसको शोर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बट नथिंग स्पेशल। आप इसको दिवाली के पटाखों में भी नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि मजेदार चीज नहीं है ये, ठीक है। बट एट लीस्ट किसी को अगर इंटरेस्ट हो, आलू बहुत दूर तक जाता है, बता देता हूँ। किसी को अगर मारोगे, हिट करोगे, तो उसको जोर से लगेगी, ठीक है। बट जान जाने वाला खतरा नहीं है, ये वैसा नहीं है कि किसी की जान ले लेगा। हाँ, अगर आप सोचो कि मैं तो ज्यादा सारा रबिंग अल्कोहल इसके अंदर भर लूंगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ जितना मिक्स होगा उतना ही यूज होगा। एक लिमिट होती है, 5-6 ड्रॉप डाल लो, 10 ड्रॉप डाल लो, इससे ज्यादा नहीं डाल पाओगे। पहली बात, ज्यादा डाल लोगे वो वेस्टेज है, उसका कोई फायदा नहीं है। और ज्यादा अगर डाल दिया, आप यूं कहो कि मैं तो जरूरत से ज्यादा डाल दूंगा, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो आग ही नहीं लगेगी। सारा कैनन भर दो, कह सर अब तो बम बन गया, ऑक्सीजन तो के साथ मिक्स हुए बिना उसमें आग नहीं लगेगी, बंद है वो चारों तरफ से कैनन। फिर अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा डाल दिया, मान लो 4-5 ड्रॉप की जगह 15-20 ड्रॉप डाल दी, और अंदर ऑक्सीजन इनफ थी और आग लग गई, सुपोज,
तो ये फट सकता है क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, तो प्रिकॉशन रखनी बहुत जरूरी, कहीं मेरे सिखाने की वजह से और आप लोग कहीं ये ब्लास्ट करके अपने हाथों को नुकसान करके बैठे हो और कहोगे हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने हमें कैनन बनाने सिखाई थी, तो मैं इसको डिनाई करता हूँ। आप लोग ऐसे पंगे मत लेना, ये सिर्फ बताने के लिए था, थ्योरेटिकल था। और अगर ऐसा कुछ करने वाले हो तो कम से कम अपने किसी बड़े को साथ रखना और इससे दूर रह के इसको फोड़ना। ठीक है। आग के बजाय बुलेट डाल दें तो शायद गन की तरफ सर कुछ मतलब पोटैटो के बजाय हम बुलेट डाल दे तो? बुलेट बम, बुलेट कौन सा बुलेट बॉम्ब आप उसकी बात कर रहे हो? बुलेट वाला नो पटाखा? सर, जो नॉर्मल है ना, रिवॉल्वर में बुलेट डलती है वो। नहीं 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 नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। वहम छोड़ देना। वो अगर बुलेट फट गई तो वो बैक भी चल सकती है। बुलेट का तरीका बताता हूँ क्या होता है बुलेट में बेटा। रोंग ट्रैक पकड़ रहे हो ये समझ लेना, बुलेट के साथ पंगे लेना बहुत खतरनाक है। ये देखो ये बुलेट है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की बुलेट होती है। वेट, कुछ ऐसी है ना, ऐसी कुछ बुलेट होती है और यहाँ कुछ ऐसा होता है और इसके पीछे यहाँ पे एक निशान होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर एक निशान होता है। तो बुलेट का जो ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर, ठीक है, जब आप नीचे से उस ट्रिगर को दबाते हैं तो एक इस तरह से एक चीज होती है जो इसको बीच में से यहाँ टच करती है, मतलब इसको यहाँ हिट करने वाली एक चीज होती है, ये इसको यहाँ हिट करेगी। इसमें क्या होता है, गन कुछ काम नहीं करती, गन सिर्फ यही काम करती है कि इसको यहाँ से हिट करती है और हिट करने के बाद में ये रॉकेट की तरह पीछे की तरफ बर्निंग होना शुरू होती है। इसमें मसाला भरा होता है, ठीक है, जिसको गन पाउडर बोलते हैं। गन पाउडर की कंपोजिशन भी आप लोग केमिस्ट्री में सीखेंगे नेक्स्ट ईयर, थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट रहा आप लोगों का तो मैं बता दूंगा। बट आई डोंट वांट टू मेक यू द गन पाउडर और थिंक दीज आर द वेरी, कह सकते हैं आप, बहुत खतरनाक लेवल की चीज है। गन पाउडर बनाते टाइम भी आपके हाथ में भी आग लग सकती है, वो इतना सेंसिटिव होता है। गन पाउडर पर अगर जोर से हथौड़ा मार देंगे ना, जोर से हथौड़ा, तो उसमें आग लग जाएगी। तो ये क्या काम कर रहा है पता है, ट्रिगर, ट्रिगर उस पे पीछे से जोर से हथौड़ा मार रहा है और वो हथौड़ा जो गन जो उसके गोली के अंदर भरा हुआ है ना, उस हथौड़े को वो ट्रिगर कर देता है और जिससे अंदर जो पाउडर होता है उसमें आग लग जाती है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें अब हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने उसमें किया था थोड़ा बहुत, KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आपने इसमें पढ़ा होगा रीडॉक्स के अंदर, है ना, नाम जरूर आए होंगे। तो वो जो वैसी कुछ चीज इसके अंदर मिक्स की जाती है ताकि ऑक्सीजन अंदर ही देने वाला हो, मतलब इसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसमें आग लग जाती है। तो गोली पीछे की तरफ आग फेंकेगी, जैसे रॉकेट होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, और पीछे की तरफ आग फेंकेगी और वो पीछे की तरफ थ्रोटल होगा तो गोली आगे की तरफ बढ़ेगी। ये प्रोसेस होता है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. तो देखो गोली चलाने का सिंपल तरीका, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, छोड़ो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बिना गन के गोली चलाई जा सकती है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रिगर हो तो बस उसको जोर से मारना है, पीछे से हथौड़ा मार दो, पीछे से एक नोकीली चीज, पतली छोटी, ऐसा अरेंजमेंट करके जोर से अगर हथौड़ा मार दिया। लेकिन अगर हथौड़ा मारोगे, हथौड़े को पीछे की तरफ, गन पाउडर पीछे की तरफ आपको धक्का मारेगा बहुत जोर से, तो आपको बहुत बड़े वाला नुकसान हो सकता है। तो इसको दूर से ही किया जा सकता है, इसलिए गन बनाई गई। गन उसको बिल्कुल कवर कर देती है और आपके हाथ में सिर्फ झटका लगता है, आग नहीं लगती आपके हाथ में या किसी भी तरह से फटता नहीं है वो। तो इसलिए उसको ओपनली नहीं चलाया था। और एक बैरल बनाई जाती है, एक पाइप होती है जिसके अंदर गोली सीधी जाती है। ये बैरल सबसे इंपॉर्टेंट होती है बंदूक के अंदर, कि बैरल उसको सीधा जाने देती है, उसको इधर उधर फैलने नहीं देती, गोली को टेढ़ा नहीं होने देती है। तो बैरल ही सब कुछ है। तो गोली के अंदर जो पाइप होता है, AK-47 वगैरह गन होती है ना, इनके अंदर बैरल स्पाइरल होता है, ऐसे से गोल गोल निशान बने होते हैं बैरल में। तो गोली ना यूं घूम के जाती, सीधी नहीं जाती। सीधी जाएगी तो रास्ता भटक जाएगी, वो यूं टेढ़ी हो जाएगी कहीं ना कहीं, समझ रहे हो? तो जब अगर वो गोली घूम कर जाए ना, तो वो कभी टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इसलिए बैरल सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीधी गोली चलाने के लिए, वरना आप गोली चला रहे हो सीधी और वो 10 फुट बाद मुड़ गई 1 फीट, तो बंदा 1 फीट का तो होता है, 1-1.5 फीट का चौड़ा होता है, तो आपने अगर बीचों बीच में निशान लगाया था तो वो तो मुड़ जाएगी। मुड़ गई तो कहानी खत्म, गोली तो काम आ नहीं रही, बंदा गोली चला रहा है, सामने वाला हंस रहा है कि तेरा निशाना ही सही नहीं है। एक्चुअल में वो बैरल के अंदर अगर वो स्पाइरल होके जाती है तो वो ज्यादा काम करती है, समझ रहे हो? तो इसलिए गन का जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ गोली को सीधा स्टेट ले जाने के लिए है, वरना गन कुछ नहीं करती, बस पीछे से एक जोर से चोट मारती है। गोली ही खतरनाक होती है। तो घर में अगर खाली गोली भी आपके पास पड़ी है और उस पर जोर से हथौड़ा लगा दिया आपने, लेकिन हथौड़ा कहें तो चारों तरफ से तो लोहे की होती है ये गन, सिर्फ इस जगह पर ये लोहे की नहीं होती, इस सेंटर में वो लोहे की नहीं होती है, वहां पर हिट करने से जोर से गन चल सकती है। दैट्स इट, समझ गए होगे? तो अभी आपने कैनन बनाना सीख लिया,
दैट्स इट। ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा मैं, बंदूक वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पे अच्छे तरीके से फोकस करें तो बहुत सारे पॉइजन्स, बहुत सारे बॉम्ब बनाने के तरीके केमिस्ट्री बता सकती है। बच्चों के लिए वो सही नहीं है, अभी आप बहुत छोटे हो, तो पहले नॉलेज गेन कीजिए, समझ गेन कीजिए, और उसके बाद में ऐसी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी पढ़ने से। सिर्फ मैंने कोई बंदूक बनाने वाली कोई इस तरह की कोई चीज सीखी नहीं है, ना मेरे कोई सिलेबस में था ये, समझ रहे हो। डिफेंस वालों को ये डिटेल में करवाया जाता है, बट बिना डिफेंस के कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं बेटा, ठीक है, अगर फोकस करो तो। बहुत से केमिस्ट्री के टीचर्स होंगे उनको इस तरह की चीजें नहीं बनानी होती होंगी, ये भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका फोकस नहीं है वो। अगर आप फोकस करते हैं तो आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं, इवन फिजिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जिससे कि ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो सब कुछ फोकस पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात ये है। खैर, तो इसीलिए कहते हैं बेटा, जितना ज्ञान लेते रहोगे, जितना पढ़ते रहोगे, उतना ही मजा आएगा आपको जिंदगी में, समझ रहे हो। नॉलेज इतनी हो जाएगी कि मतलब सब छोटे मोटे नजर आएंगे कि अरे कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बट फोकस करके, दिल लगा के, बढ़िया तरीके से हर रोज सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे दे दो। मेरे एक टीचर थे, हमारे गुरु समझ लो, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, ठीक है, और उनको उनके गुरु ने बताई थी, और वो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी बातें ही अच्छी होती हैं टीचर्स की, हमारे भी कुछ बातें आपको ना पसंद आए, लेकिन मेरे को वो बात बहुत पसंद आई थी, और उनको भी वो बात बहुत पसंद आई थी। उन्होंने एक बात कही थी, कहते कि बेटा जब तक नौकरी ना मिले ना, जॉब ना मिले, या आपको जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरे को और कमाना है, मेरे को और पैसा चाहिए पर मंथ का, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक पढ़ाई को मत छोड़ना। और यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फोकस कीजिए, दिल लगा के, माहौल बनाइए अपने घर में बैठकर पढ़ने का, बहुत अच्छा माहौल बनाइए, नहीं है तो क्रिएट इट। माहौल बहुत जरूरी है, याद रख लेना। मेरा लेक्चर खत्म होते ही आप लोग उठे और अपने इधर उधर खेलने वेलने निकल गए, किसी के पास में निकल गए, मम्मी पापा से बातें मारने लग गए, या फिर पड़ोस बाहर आ गए, ठीक है, घूमने वूमने निकल गए, सब कुछ करो लाइफ में। मैं नहीं मना कर रहा, कुछ काम करने से मना नहीं कर रहा कि आप घूम नहीं सकते, बिल्कुल घूम सकते हो, बट ऐसा माहौल होना चाहिए कि कम से कम आप 4 से 5 घंटे डेली अपने लिए टाइम निकाल के पढ़ सको। सेल्फ स्टडी, लिख लिख के पढ़ना, अगर ये करने में आप कामयाब रहे ना, तो जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती, अपने पसंद का जब तक पैसा नहीं मिलता पर मंथ का, तब तक आपको पढ़ाई मत छोड़ना। डेफिनेटली पढ़ाई उस ऊंचाई तक लेके जाएगी। जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो भी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। कमाल की बात ये, वो हर रोज 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ने से 2 3 फायदे होते हैं। एक तो मन को शांति मिलती है, अजीब शांति मिलती है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लिख लिख के पढ़ोगे ना, आप 2 दिन अच्छे से काम कर लो। आपका कभी स्कूल का होमवर्क कंप्लीट होता है तो स्कूल में जाने में एक अलग सा एटीट्यूड होता है ना, हमें मजा सा आता है कि अरे आज तो सब टीचर्स का होमवर्क कंप्लीट है। ये सबने फील किया होगा कभी ना कभी, है ना। Yes, वैसे sir. ही, है ना, Yes. वैसे ही, ऐसे ही अगर रोज ऐसा काम करो तो रोज मजा आएगा। और ये साइंटिफिक है। डोपामाइन होता है हमारे दिमाग में, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन होते हैं। जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं ना, वो हार्मोन सेक्रीट होते हैं, और पूरी बॉडी में एंजॉयमेंट, आनंद ही आनंद पूरी बॉडी में। लेकिन हम उस आनंद को छोड़ के मोबाइल पे बैठे रहते हैं, फिर ध्यान आता अरे होमवर्क रह गया, फिर एंजाइटी हो जाते हैं, क्या करूं, फिर से यूट्यूब के वीडियो चला लिए, इंस्टाग्राम के चला लिए, फेसबुक देख ली, फिर याद आता 2 घंटे चले गए, क्या करूं, मेरे को होमवर्क करना था, लिंक करेंगे नहीं। ये भी आप लोगों के साथ होता होगा। हाँ, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन होता है बेटा, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये डोपामाइन जो होता है वो हार्मोन हैप्पीनेस देता है, सेरोटोनिन, और डोपामाइन जो है वो आपको रिवार्ड हार्मोन होता है। जब आप काम कंप्लीट करते हैं तो रिवार्ड की फॉर्म में वो हार्मोन सेक्रेट होता है, हमारी बॉडी खुश हो जाती है। तो सोचिए, मतलब हम सिर्फ उन मोबाइल्स में उलझे हुए हैं, लेकिन अपना होमवर्क नहीं कर रहे। होमवर्क खत्म करके देखिए, उसके बाद मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा। थोड़ा बहुत चलाओगे, छोड़ो मजा आ रहा है बस, बिना मोबाइल के मजा आएगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज को एंजॉय करना ही नहीं चाहते, आई डोंट नो व्हाई। और ये प्योर साइंटिफिक है। अजीब सा रिलैक्सेशन फील होता है पढ़ने के बाद, अच्छे तरीके से पढ़ लो तो। और इसकी वजह से उम्र बढ़ती है, कम से कम 10 साल उम्र बढ़ जाएगी आपकी। कितनी फायदेमंद चीजें सोचो। इसलिए अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपनी उम्र भी बढ़ा रहे हैं, और खुश भी हैं। क्या सीक्रेट है सोचो लाइफ का, हमारे अंदर छुपा हुआ है। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, लिख के पढ़ो बस। और आप लोगों का तो काम ही ये है, कमाल ये है, तो क्यों नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते हैं। देन डू इट। बस आपको माहौल बनाना है अच्छा सा। कुछ दिन प्रॉब्लम आएगी, पढ़ाई की आदत लेने में 4 महीने लगते हैं,
शुरू में सबको खुजली होती है, सिर में कभी खुजली हो रही है, कभी लाइट चलेगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी इंटरनेट खत्म हो गया, मैं तो पढ़ रहा था, मेरे को तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं नहीं पढ़ता। ये सबके साथ होता है, सबके साथ, एक दो के साथ नहीं है, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। याद रख लेना, मैंने स्टूडेंट्स ही देखे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, और उनको कैसे ठीक किया जाता है, उनको सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो वही चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वो सबको आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे आई डोंट नो, लेकिन आपका काम सिर्फ पढ़ने का है। तो अपने आप को 4-4.5 घंटे दे लो, बस, ज्यादा नहीं कह रहा, 4.5 घंटे अपने आप को दीजिए डेली। 1.5 घंटा पढ़िए खुद से, नोटबुक और पेन से, ठीक है। पेज भरने आपको और पेन आपको चाहिए, बस। 2 रुपए वाला पेन भी काफी है, आज भी मैं 2-2 रुपए वाले पेन ही यूज करता हूँ, पता है आपको। 2-2 रुपए वाले पेन, महंगे पेन की जरूरत नहीं है, उसमें भी उतनी इंक होती है, 2 की जगह 5 वाला पेन ले आओ, ठीक है। पैकेट आ जाता है वो 20 रुपए में, पैकेट आ जाता है 5 पेन का, और भी सस्ता मिल सकता है अगर आप ज्यादा बल्क में उठाते हैं तो। 20-30 पेन उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन पेन 20 तब लेके ना जब आप 4-5 खत्म कर चुके हो, आप वाकई में पढ़ने लग गए हो। 4 महीने लगेंगे आपको आदत पढ़ने में, और उसके बाद आप कंटिन्यू हो जाओगे, जिंदगी में कभी भी किसी चीज के मोहताज नहीं होगे। ये आज रूल बांध लेना, मैंने खुद इसको फील किया है। हमने बचपन में, हमारे टीचर ने ऐसा बोला था हमें कि बेटा पढ़ाई तब तक मत छोड़ना जब तक वो टारगेट नहीं मिलता जो आप करना चाहते हो, क्योंकि उनके टीचर ने उनको यही बात बताई थी, और मुझे वो मिला भी, अभी भी मिल रहा है, और अब भी हम पढ़ रहे हैं, और अभी हम खुश हैं। ये याद रख लेना बेटा। तो वही चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पढ़ाई से सब कुछ पा सकते हो, बस आपको करना कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं कोई भाई त्योहार भी नहीं मनाता, अपना फेस्टिवल भी छोड़ दिया, बच्चे ने इतनी मेहनत करता था, रात को लगा रहता था। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास मारते हैं। जब 1 महीना रह जाता ना पेपरों में, तब आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, आपको पता है अच्छी तरह से। रात को 2-2 बजे बज जाते हैं, सुबह पेपर है, रात को 3 बजे सोए हैं, होता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, जो टॉपर वगैरह होते हैं, सबके सब यही काम करते हैं। वो यही चीज बता देते हैं कि हाँ हम लास्ट महीने में इतना पढ़े थे, तो सारी रात पढ़े थे। आपको सिर्फ 4-4.5 घंटे डेली लगाने, उसके अलावा जो करना है कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। फिर अब हम कहाँ से शुरू, जहां से हो ना बेटा वहीं से शुरू करो, पीछे वाला छोड़ दो एक बारी। जहां से अब हम चल रहे हैं, नेमिंग आपकी बेस्ट एवर होनी चाहिए, ऑर्गेनिक करवा रहा हूँ, बेस्ट एवर होनी चाहिए। उसके बाद रिवीजन, हम जब आपको पेपरों की रिवीजन करवाएंगे तब आपको करवा दूंगा, लेकिन इतना ये जो करवाया जा रहा है ये डेली होना ही चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये रेगुलर मेरा डेली हो रहा है काम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आप अपना कोई एक लेसन उठा लो और उसको थोड़ा थोड़ा आधा घंटा दो बस। नोट्स में आधा घंटा दो, ज्यादा नहीं। जो समझ में आ रहा है वो करो, नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ जाओ, और अगले दिन जो नहीं समझ में आया था उसको दोबारा से देख लो एक बार। समझ गए? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ, जो पिछला लेसन करते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम वो बंद कर देते हैं। बुक बंद नहीं करनी है, जो पढ़ना पढ़ लो, आसान लग रहा है उसको याद कर लो, जो मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ते जाओ, अगले दिन फिर से वही चीज दोबारा से रिपीट करो, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। ये मत सोचो कि कम टाइम है मेरे को ज्यादा करना है, ये मत सोचो। आराम से सोचो मुझे सिर्फ आधा घंटा देना है पीछे वाले को, लेकिन आज का काम कंप्लीट करने के बाद, अगर आज का छोड़ दिया पीछे वाला पढ़ रहे हैं, फिर सब सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियो भी आपको समझ में आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल जो होता है ये एग्जिस्ट करता है। नियो कम से कम 5 कार्बन वाला होना चाहिए। तो 5 कार्बन वाला नियो कौन सा होगा ये देखो जरा, ये जरूर देख लेना। CH3, CH3, यहाँ पर भी CH3, ये CH2, और यहाँ पर ग्रुप है। तो ये टोटल 5 कार्बन है, और इसको हम नियो ग्रुप बोलेंगे। कम से कम यहाँ से स्टार्टिंग होती है नियो ग्रुप की। दैट इज इट। यस, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और तो अब हमारा नेम नोमेनक्लेचर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए क्या कुछ है, जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ने की बजाय डायरेक्ट आपको बता दूंगा। एल्काइल ग्रुप सबको पता है क्या होता है? नॉर्मल एल्केन है, कार्बन की चेन है, CH3, CH2, 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 ठीक है। ये CH3 था पहला, और ये खाली है। ये क्या था, अगर मान लो यहाँ पर H होता, ये H जोड़ दूं, ये CH3 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. देखो ब्यूटेन में से एन हटा दो और इधर से हाइड्रोजन हटा दो, इसकी एक वैलेंसी खाली कर दो, तो YL लगा दो इसके साथ। ब्यूटाइल एल्केन था ये, एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा के ग्रुप बना दिया, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्लियर है भाई ये सबको? Yes, sir. अब अगर एल्कीन हो तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, CH2 लगेगा, यहाँ भी CH2 लगेगा, ये एल्कीन बन गया। एल्कीन मतलब वही मिथ इथ इथीन, इसका नाम होगा इथीन, ENE। तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन उड़ा दूं, तो यहां से एक हाइड्रोजन अगर मैं उड़ा दूं, सोचिए जरा,
कि ये वाला एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दिया, तो इसके अंदर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये खाली होगी एक वैलेंसी। तो इसका ई वाला ई में सिर्फ ई उड़ाएंगे, पूरा नहीं उड़ाएंगे, उसमें तो पूरा एन उड़ा देते हैं और वाई एल लगा दो, वाई एल। अब एक चीज याद रखना, इंग्लिश में कितने वोवल है? 5, ए ई आई ओ यू। यहां कितने Yes, वोवल? sir. केमिस्ट्री में 6 वोवल है, 6 वोवल, बस ये याद रखो। वाई भी वोवल होता है, इसके आगे अगर एक और वोवल लगा हुआ है जैसा कि ई लगा हुआ था तो ई उड़ जाएगा। इथ इन वाई एल, इथ इनाइल, ये ग्रुप बन गया इथिनाइल। समझ में आ गया बेटा? इथिनाइल। Yes, sir. Yes, sir. यही Yes, यही sir. ग्रुप सेम टू सेम मैंने यहाँ दिखा रखा है कि अगर कार्बन की लंबी चेन, ये जो ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन है तो इसका मतलब कार्बन की लंबी चेन है, तो कार्बन की लंबी चेन के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो और वो डबल बॉन्डेड है तो इथिनाइल ग्रुप हो जाएगा, इन आइल। तो ये हो गया एल्कीन का एल्कीनाइल, इन लगा रहेगा, वाई एल लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है इथ, जैसे ये इथ वाई एन ई है, इथ वाई एन ई, इसका ई हटा दो और वाई एल लगा दो, लगाना सबके पीछे वाई एल ही है। तो इथ इन इथ आइन वाई एल, इथ आइन नाइल, इथ आई आइन नाइल, इस तरह से इसका नाम बनेगा इथिनाइल। तो नाम कुछ भी प्रोनाउंशिएट करते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ई हटाकर वाई एल लगेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला इथिनाइल ग्रुप हो जाएगा। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, जैसे एल्काइल ग्रुप होता है वैसे ही एल्कीनाइल ग्रुप होता है, एल्कीनाइलाइल ग्रुप होता है। तो अब देखो जरा, नीचे एक हमारे को एक वो दे रखा है कंपाउंड, बहुत अच्छा कंपाउंड है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक ग्रुप है, ये ग्रुप लगाओ इथिनाइल। कैसे? हम नंबरिंग दोबारा से कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो देखिए जरा, नंबरिंग दोबारा से जब होगी तो मैं यहाँ पर इसकी नंबरिंग दोबारा कर रहा हूँ। तो नंबरिंग में क्या ढूंढते हैं हम? सबसे छोटी चेन, सबसे बड़ी चेन है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है, या फिर 4 5 ऐसे बन रहा है। दोनों तरफ से बड़ी चेन के अंदर सब कुछ सेम आ रहा है, इधर वाली 5 कार्बन की ले लूं, या फिर मैं इस चेन को ऐसे करके ये वाली भी 5 कार्बन की बना सकता हूँ। क्लियर है बेटा? तो किसी भी तरह से इसको 5 कार्बन की बना लो। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बना ली। अब 5 कार्बन की चेन के अंदर क्या नाम आएगा इसका? पेंटेन होगा, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो नाम देखो क्या है, पेंटा 1,4 डाइइन। दिखाई दे रहा है ये सबको नीचे लिखा हुआ नाम? Yes, sir. पेंटा 1,4, पेंटा लिखा हुआ है, पेंटा 1,4। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पर। आप बोलोगे सर सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे भी तो डबल बॉन्ड है। बिल्कुल है। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड का मतलब है कि स्टार्ट यहां से हो रहा है, सेकंड पोजीशन डिफॉल्ट में है, उसके अंदर है। आप इसका रूट अब बदल नहीं सकते, डबल बॉन्ड को आपको अंदर ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट पर लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ पर लिखा है इससे नेक्स्ट वाला जोड़ दो, फिफ्थ पर, फोर्थ और फिफ्थ दोनों पर है ना? डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन से होता है, तो ये इन डिफॉल्ट में होता है। क्लियर है भाई ये बात? यहां फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर डाई इन, 2 इन है, डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाई इन। तो पेंटा 1,4 डाई इन, ये इसका नाम हो गया। लेकिन थर्ड पोजीशन पर भी कुछ लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर ग्रुप लगा है, इथ इनाइल ग्रुप। यस बेटा, समझ में आ गया? इथिनाइल ग्रुप। Yes, sir. तो थर्ड पोजीशन पर इथिनाइल ग्रुप है, ये था पेंटइन, लेकिन पेंटइन के अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो पेंट डाइइन हो जाएगा। अब डाइइन होगा तो दोनों इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो पहला डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, दूसरे वाला है फोर्थ पोजीशन पर, तो इसका नाम हो गया पेंटा 1,4 डाइइन। अब ये ए क्यों लगाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? नाम समझ में आ गया। तो अगर डाई या ट्राई या टेट्रा लगाओ ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में, डाई ट्राई, डबल डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, या 3 ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 ट्रिपल बॉन्ड है, अगर डाई या ट्राई डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाना पड़ता है तो फिर ये जो आगे होता है ना नंबर, कार्बन का नंबर, पेंट मतलब 5 नंबर, तो पेंट नहीं पेंटा लिखा जाएगा, ब्यूट नहीं ब्यूटा लिखा जाएगा, हेक्स नहीं हेक्सा लिखा जाएगा, हेप्ट नहीं हेप्टा लिखा जाएगा, ए आ जाएगा। मैंने लिखा भी हुआ, ध्यान देखो, ए को इन्वर्टर गोमा के अंदर है, ए इज एडेड कब? जब डाई ट्राई ईटीसी लगता है। किस केस में? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में। यस बेटा, क्लियर है ये? अब एक Yes, चीज sir. याद रख, अब एक चीज याद रखना, इथा नहीं लिखेंगे 2 कार्बन के लिए, प्रोपा भी नहीं लिखेंगे 3 कार्बन के लिए, प्रोपा नहीं लिखेंगे, ठीक है? वो तो इथ और प्रोपी रहेगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूटा, ए 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, पहले 3 से नहीं है, 4 से, ब्यूटा पेंटा हेक्सा, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि ये वाला नाम आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर उसमें पेंटा किस लिए लगाया गया था? वो पेंटा ही बताया मैंने। देखो क्या है, जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं ना,
कम से कम 2 डबल है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं डाई, डाई इन मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो अगर डाई लगता है या ट्राई लगता है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है डाई या ट्राई, तो हम वहां पर पेंट नहीं पेंटा लगाएंगे। समझ गए? यानी ए ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, ए विल बी एडेड। क्लियर है? सर पेंटा लगाया क्यों हमने? यहाँ डाई तो डबल बॉन्ड के लिए दो, फिर पेंटा की क्या जरूरत है? पेंटा 5 है ना, 5 कार्बन है, कार्बन नहीं काउंट करोगे? लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5, ये कॉर्नर्स जितने भी वो कार्बन है, ये 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 कार्बन है। यस यस 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए पेंटा लगेगा। जो पेरेंट चेन है वो तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। पेरेंट चेन 5 कार्बन की है तो पेंटा लगा, ठीक है, पेंट लगेगा। ए इसलिए लगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई इन 1 4 डाई इन 1 और 4th पोजीशन पर है। लेकिन उस पेंटा कार्बन की चेन के अंदर 3rd कार्बन जो है उसके ऊपर इथइनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथइनाइल मतलब एल्कीन वाला ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखो भाई, ये वैसे तो कुछ नहीं है, वो चीज हम पीछे कर चुके हैं, बट इसमें 2 ग्रुप हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो देखो ये वाला, अगर मान लो ये जो इसने दे रखा है, इसको मैं नीचे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान लो एक कार्बन है CH2, फिर CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड सॉरी, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरह का एक ग्रुप है आपके पास, तो यहाँ पर एक लंबी चेन है कार्बन की और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप को क्या नाम दोगे? डेफिनेटली ये कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा। क्यों? जो मेन चेन से जुड़ता है उसी को फर्स्ट कार्बन कहते हैं। और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे 2 और 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो क्या नाम होना चाहिए इसका? प्रोप, PROP, प्रोप इन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 3rd ऑलरेडी डिफॉल्ट में होगा, ठीक है। और इन ENE था, लेकिन ये ग्रुप है तो YL लगेगा, इन हटाकर ईल हटाकर YL लग गया, प्रोप टू इनाइल। यस बेटा, समझ में आया ये सबको? Yes, sir. इस ग्रुप का एक कॉमन नेम है और उसको बोलते हैं एलाइल, ALLYL। अब ये आपको रट्टा मारना है कि इस ग्रुप का कॉमन नेम है। अब ये कॉमन नेम भी IUPAC ने उठा रखा है और उसको यूज भी करती है IUPAC, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए कॉमन नेम, अब कॉमन नेम को याद करने का तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन वो ग्रुप से जुड़ रहा हो, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, तो इसका मतलब क्या है? देखो ये दोनों डबल बॉन्डेड, 2nd और 3rd कार्बन डबल बॉन्डेड थे, है ना। डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन जो है वो मेन चेन से जुड़ रहा है, समझ गए? डबल Yes, sir. बॉन्डेड से नेक्स्ट Yes, कार्बन, sir. नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, दैट्स इट। नेक्स्ट इससे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला देखो, अब सबसे नीचे वाला, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं, विनाइल कॉमन नेम है। वैसे इसका नाम क्या होगा सबसे नीचे वाले का? देखो सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो इथ ETH, इथ इन होना चाहिए, लेकिन ई हटा देंगे, ठीक है, तो EYL लगा देंगे, इथिनाइल, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड और नेम ऑफ द ग्रुप, इथिनाइल, ये इसका नाम होगा IUPAC, ठीक है। यहाँ पर मेन चेन जुड़ी हुई है। अब इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप को बोलते हैं ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो ग्रुप बनाता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन वो डायरेक्ट जुड़ा हो, तो डबल बॉन्ड वाला, देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कोई एक दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक कार्बन हमारी मेन चेन से जुड़ा हुआ है या किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन ऑन द वैन, ऐसे याद रख सकते हो, मैंने इसको याद रख रखा है ऐसे, ऑन द वैन मतलब वैन के ऊपर, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन अगर वो जुड़ रहा है तो विनाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट मतलब 3 कार्बन हो गए, तो वो कौन सा होगा? एलाइल। यस गाइस, क्लियर है बेटा? विनाइल एंड एलाइल, Yes, sir. ठीक है। तो बीच में एक ग्रुप दे रखा है, तो ये तो सीधा कॉमन नेम नहीं है, ये IUPAC नेम है इसका। प्रोप 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पर इनाइल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन ये वाला फर्स्ट कार्बन होगा, ये हम जानते हैं, जो जुड़ा हुआ है मेन चेन से वही फर्स्ट होता है, 2nd 3rd, तो 2nd और 1st के बीच में डबल बॉन्ड है, ये ऑब्वियस है, ठीक है। तो नीचे इसी तरह से इन्होंने लिख रखा है इथिनाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इथिनाइल होता है, ये हमने अभी किया, है ना। फिर अगर 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन ये होगा डेफिनेटली, तो ये प्रोप, प्रोप 1 पर आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड YN, और E था ये, तो E हटाकर YL लग गया क्योंकि ये ग्रुप है। ये समझ में आ गया? प्रोप 1 आइनाइल, Yes, sir. सेकंड वाला।
नेक्स्ट देखो प्रोप 2 आइनाइल, मतलब सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में, फर्स्ट पर नहीं है, तो प्रोप 2 इनाइल। ये सारे ग्रुप आपको बना के देखने हैं तभी याद होंगे, नोटबुक के ऊपर लिख लिख के बना बना के देखने हैं। सोचो, एक नॉर्मल चीज सोचना जो मैंने अभी बताया था कि आप लोग 4-4.5 घंटे मेहनत कर लो, सिर्फ इतना पढ़ लो। हमारे पेरेंट्स या हम लोग, हम आपके पेरेंट्स के जैसे ही हैं बेटा, ठीक है, कम से कम मैं तो उस एज के हिसाब से बोल सकता हूँ, है ना। तो देखो, हम लोग भी बेटा 8-8 घंटे की जॉब करते हैं, है ना। हम आपको पढ़ाते हैं 5-6 घंटे, तो मेरे को 3 या 4 लेक्चर मिलते हैं, तो 6 घंटे तो उसमें चले जाते हैं। फिर उसको अपडेट करना होता है, नोट्स भी कई बार बनाने पड़ते हैं, है ना। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, ये जो आपकी स्लाइड चल रही है ये मेरे को खुद बनानी पड़ी, क्योंकि जो हमारी कंटेंट टीम में स्लाइड दी थी वो मेरे को पसंद नहीं आई, उसमें अच्छे से समझा नहीं रखा था, ठीक है, कुछ चीजें मिस कर रखी थी, तो उसमें एडिट भी नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने सारी स्लाइडें नहीं बनाई, कि मैंने कहा मैं इसको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, बच्चों को कुछ मिस नहीं करना चाहता। तो ये भी बनानी पड़ती है, 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। हम भी 8 घंटे काम करते हैं, और आप लोगों को हम बोलते हैं कि ये तो आपको बैठ के सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना हाथ से, और 4.5 घंटे खुद, यानी 4 घंटे 4.5 घंटे के लेक्चर लगा लो, और 4 घंटे 4.5 घंटे आप बैठकर लिख लो। जब जॉब करोगे तब भी तो ये 8 घंटे करोगे ना। एक 20,000 की जॉब जिसमें 8 घंटे आपको पिसना पड़ेगा, और एक 2 लाख की जॉब जिसमें आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ लेना, काम 8 घंटे ही करना पड़ेगा, और जब आप 8 घंटे काम करने लगोगे तब आपको याद आएगा ना मैं पढ़ लूं, तब उस टाइम पे टाइम नहीं होगा। मैं अगर ये कहूँ कि अब मैं पढ़ लूं, मेरे पास टाइम नहीं होगा इतना, क्योंकि आप लोगों को काम करवाने के बाद हमारे पास क्या, हम इतने कोई मतलब महामानव तो है नहीं कि कुछ ज्यादा ही पावर है हमारे अंदर, है ना। ऐसा गॉड गिफ्टेड तो है नहीं हमारे पास कुछ, हम भी इंसान हैं, तो हम थक जाते हैं, मेंटली भी थकावट होती है बेटा, डेफिनेटली, बोलते बोलते समझाते समझाते एक ही चीज को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, अरे ये देखो, ये ध्यान से, ये करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ बोलना पड़ता है, तो दिमाग से भी स्ट्रेस बढ़ता है ना उसमें, तो वैसा कुछ। तो 8 घंटे काम करने के बाद काम नहीं बचता, सेम एज इट इज आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, अभी से 8 घंटे काम करने की आदत लगा लो, पढ़ने की, बड़ी जॉब मिलेगी, अपने आप मिलेगी, समझ गए। बहुत आसान है देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखो बेटा, एल्किलीन एल्काइलिडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, नीचे जो क्रॉस लगे हुए हैं ये मत पढ़ना, इसको कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्काइलिडीन ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला ग्रुप है, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है। तो ये क्या होता है बताता हूँ, देखो, ये हम एक सिंपल सा ये कार्बन की चेन ले रहे हैं। अगर आपको ऐसे चीजें समझ में नहीं आती ना, तो याद रखना भाई, जैसे ये इस तरह से इन्होंने बना रखा है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है, शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता था, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऊपर से गिरा हुआ हूँ, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्बन लगा लो, CH2 लगेगा, यहाँ कार्बन लगा लो, CH लगेगा, यहाँ कार्बन CH लगेगा, यहाँ कार्बन CH लगेगा, यहाँ कार्बन CH2 लगेगा, यहाँ कार्बन CH2 लगेगा। आप इस तरह से इनके बीच में कार्बन का गैप बना के, ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया लाइन के, आप बीच में कार्बन का गैप बना के ऐसा भी बना सकते हो, और ऐसा बनाओगे ज्यादा समझ में आएगा इसकी बजाय। शुरू में ऐसा समझिए, अच्छे से सारी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा जरूर बनाइए, उसके बाद में आपको देख के समझ में आएगा कौन सा CH2 है, कितने कार्बन की चेन है, देख के समझ में आएगा। लेकिन शुरू में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था भाई, मैं भी आप जैसा ही था बेटा, है ना, जब हमने शुरू में किया था। तो अभी मुझे आता है, अभी देख के आता है। प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, मेरे बिल्कुल बराबर पहुंच जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 4-5 दिन। अगर आप ऐसे इसको इधर दोनों तरफ से लिख के देख लेते ना, ऐसा भी लिखा और फिर जिग जैग भी बना के देखा, 4-5 दिन में सीख जाएंगे, बड़ी बात है ही नहीं, है ना। तो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से, यानी हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, हम कम काम करते हैं जानबूझ के, उस काम पर ध्यान नहीं लगाते हैं, इसी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं, हमारे अंदर दिमाग कम नहीं होता है, याद रखना। शुरू में आपको लगेगा कि मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में सबको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाद में वही टाइम कम हो जाएगा, सिंपल। बट मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा मेहनत मत करो, भले ही सिर्फ आप 4.5 घंटे डेली, एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा दो, बस इतना दे दो, समझ लेना, मजा आ जाएगा बेटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, कुछ नहीं ऐसा होगा जो आपको ना आता हो। तो देखो अब इसमें क्या है, मैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहा हूँ, कैसे ढूंढूं, तो 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन की है, अगर मैं इधर बढ़ जाऊं तो 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मेरे को मैक्सिमम डबल बॉन्ड भी चाहिए थे। इस तरफ 4 कार्बन की चेन में भी मैक्सिमम 2 डबल बॉन्ड थे, 5 वाली में भी 2 डबल बॉन्ड है, तो मैं कौन सी चूज करूंगा, 5 वाली। यस, क्लियर है ये बात सबको, Yes, sir. है ना। तो सिंपल, हमने 5 कार्बन वाली डबल बॉन्ड वाली चेन ढूंढ ली, इसमें थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, अब ये है इंटरेस्टिंग चीज। तो मान के चलो इस तरह से कुछ बना हुआ है, और ये थर्ड कार्बन पर CH2 लगा हुआ है। तो थर्ड कार्बन जो है ना, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा है जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है हमारी मेन चेन के साथ। तो ये ऐसा हो गया, देखो जरा कैसा हो गया, ये मेन चेन और इसका डबल बॉन्डेड कार्बन है, सीधा डबल बॉन्डेड।
तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एल्काइलिडीन ग्रुप। एल्किनाइल नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला था, एल्काइलिडीन ग्रुप। तो ये एक ही कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइलिडीन। क्लियर हो गया सबको? मिथाइलिडीन। Yes, Yes. sir. याद कर लेना, रट्टा मार लेना, बहुत मुश्किल से इधर उधर से ढूंढ ढांड के बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल उठा उठा के लेके आया हूं। सोच लेना, मेहनत की है मैंने इस पे। आप लोग सोच रहे होगे कि बस टीचर तो सीधा पढ़ा के चला जाता है, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है कई बार, है ना। तो ये याद कर लेना, एल्काइलिडीन। अगर हमारी मेन चेन से, फिर से बता रहा हूं क्या कर रहा हूं, अगर हमारी मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हम उसको एल्काइलिडीन बोलते हैं। जैसे ऊपर देखो, अब मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि ये एक लंबी चेन है हमारे पास, मेन चेन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा भाई? मिथ इथ। 2 कार्बन की चेन है तो इथ आइल, इथ आइल ये लगेगा, इथाइल ली, इथ आइलिडीन, ये नाम होगा इसका। यस, ये समझ में आ रहा है किसी को? यस सर। Yes, क्योंकि sir. फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है और 2 कार्बन की चेन है, तो 2 लगेगा इथ के लिए, इथ इथ लगेगा 2 कार्बन के लिए, और आइलिडीन लगेगा, मतलब फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है। ये है इसका मीनिंग। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। और यहां पर भी देखो, तो 3/3 कार्बन पर मिथाइलिडीन लग गया। उसके बाद पेंटा है, 5 कार्बन की चेन थी, है ना बेटा, तो पेंटा लगेगा। पेंटा ए लगेगा। ए क्यों लगेगा? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, डाई इन लिखा हुआ है, 1 और 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो जब 2 डबल बॉन्ड हो या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो 2 या 2 से ज्यादा, तो हम मेन चेन के साथ में क्या लगाते हैं? ए लगा देते हैं। मेन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के साथ ए। पेंटा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से लगते हैं। प्रोपा नहीं लगाओगे, प्रोपेन के साथ नहीं। ठीक है। मिथ इथ, इथ एन के साथ भी मिथ तो हो ही नहीं सकता फिर वो, है ना, क्योंकि अकेले कार्बन में तो डबल बॉन्ड कहां से आएगा। क्लियर है भाई? तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये आसान वाला काम आ गया। ये जितने भी थे ना, स्लाइडें कम ही है, ये ज्यादा नहीं है, मैंने समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन स्लाइडें बहुत कम है, इसको ज्यादा मत समझना बेटा। अब आसान वाला काम है। देखो, रिंग और नॉर्मल चेन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दें? अब देखो, ये रिंग है ना, इस रिंग को मैंने ऐसे बना रखा है, दिख रहा है सबको? आप लोग भी ऐसे बनाओगे, जैसे ये ऐसे भी बनाना है और ऐसे भी बनाना है, दोनों तरफ से बनाइए बेटा। क्यों? उसका फायदा, बहुत फायदा है। क्या फायदा है? दोनों तरह से बनाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी। रिंग रिंग के अंदर आपको CH2 नजर आएगा, अभी नजर नहीं आ रहा होगा, है ना। अभी लगता होगा था नहीं इसमें H2 है या 1 है, पता ही नहीं हमें तो। जब ओपन करके लिखो, ओपन वाला फॉर्मूला, CH3 लगा के CH2 लगा के CH लगा हुआ है, वो आपको डायरेक्ट देख के नजर समझ में आएगा। कैसे? मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है, 5-4 दिन प्रैक्टिस कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा। शुरू में मैं देखता था इसको ना, तो मेरे को लगता अरे यार ये क्यों मुश्किल बना रखा है इन्होंने, आसान था ना, सीधा CH2 करके लिख देते, ऐसे क्यों लिखते हैं ये लोग। बाद में जब मैंने प्रैक्टिस की तो मेरे को बार बार CH2 लिखने में आती थी प्रॉब्लम। मैं इसको पेंटागनल रिंग में बनाता था, मुझे लगता था हाँ इसलिए है, ताकि हम बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें आसान लगता है। ये बनाना आसान लगेगा, वो मुश्किल लगेगा, और इसको देखते ही समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ है चल जुड़ा हो, बहुत आसान से। क्लियर है गाइज? Yes, sir. Yes, sir. ये प्रैक्टिस करनी है बेटा, है ना, ये प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, तो यहाँ देखिए, मैंने दोनों डायग्राम आपके सामने दे रखे हैं। ये अगला यहाँ कार्बन है, तो इसका मतलब ये CH3 है, और बाकी सब CH जिसकी जो वैलेंसी बने। ये वाला कार्बन 1 2 3 वैलेंसी पूरी है, तो इसके सिर्फ H आएगा, यहाँ सिर्फ CH लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह। अभी इसमें देखो क्या करना है, पेरेंट चेन कौन सी होगी? बहुत आसान सा सीधा रूल बताऊंगा। पेरेंट चेन वो होगी जो बड़ी होगी नंबर ऑफ कार्बन में, या फिर जिसमें कोई ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर ये पेंटागनल रिंग है, अब ध्यान देना, ये पेंटागनल रिंग है, इस रिंग के अंदर यहां पर एक CH2 लगा है, फिर CH3 लगा है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, तो यहाँ CH2 लगाना पड़ेगा, ये CH और CH2 लगाना पड़ेगा एक्चुअली, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, तो देखो ग्रुप को प्रेफरेंस देना, हम एल्कीन को प्रेफरेंस दें, तो मेन चेन कौन सी होगी? पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है वो नहीं होगी, जिसमें ग्रुप लगा हुआ वो होगी। यस, क्लियर है ये बात? Yes, sir. आसान है ना। तो यहां से अब आप ये समझ सकते हैं, तो यानी ये वाली मेन चेन है इसमें,
भले ही नीचे वाली चेन में 5 कार्बन आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, बट नीचे वाली चेन नहीं होगी। यानी दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड कहता है कि जो बड़ा है वो मेन होगा, ठीक है चलो जी। लेकिन अगर किसी में ग्रुप लगा हुआ और दूसरे में ग्रुप नहीं लगा हुआ, भले ही वो छोटी चेन हो लेकिन वही मेन होगी। दोनों बातें क्लियर हो गई, बड़ा कौन सा होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहां मैं आपको सिंपल बस, तो सीधा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो, ये एक कार्बन है 5 कार्बन है, तो मेन चेन कौन सी होगी? पेरेंट चेन होगी भी रिंग, ये लिखा हुआ है पेरेंट चेन विल बी रिंग, रिंग होगी पेरेंट चेन। तो इसका नाम अगर रखें तो क्या नाम रखा जाएगा? पेंटा, साइक्लोपेंटा, CYCLO, साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन है ये। पेंटेन सब कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि इसको फर्स्ट ही मानेंगे और कोई पोजीशन ही नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो वन मिथाइल साइक्लोपेंटेन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। समझ में आ गया सबको? तो ये Yes, था। sir. अब नीचे वाली चेन देखिए, ये 4 कार्बन है और ये 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लो लिख लिख के, एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख लो इसका, सीधा समझ में आएगा। तो और एक चीज बता देता हूँ, ये मुझे ना देख के ऐसे नहीं लगता कि ये 5 है कि 6 है, मुझे भी गिनने पड़ते हैं। मैं इन पॉइंट्स को गिनता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मेरे को गिनना पड़ता है। तो मैं भी जब कार्बन लगा के गिन रहा हूँ, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो जेन्युइन है, वो सबको आती है, मुझे भी आती है। तो मुझे भी कई बार कार्बन काउंट करने पड़ते हैं, तो मैं भी एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखता हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इसमें मेरे को कोई शर्म भी नहीं आती कि मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, जबकि मेरे को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। नो डाउट, एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए, जो चीज मुश्किल है वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, सीधी और साफ चीज है ना। तो ये ऐसा ही है। तो अगर इसको आसान बनाना तो सिंपली आपको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 6 कार्बन, यहाँ है 4 कार्बन, तो ये होगी मेन चेन। समझ गए बेटा? तो यहाँ लिखा भी हो, ओपन चेन विल बी पेरेंट चेन, ये लिखा हुआ है, ठीक है? समझ गए सभी? हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ठीक है नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ रूल कुछ बदलता है। अगर 2 रिंग लगी हो, कार्बन की एक ही चेन हो, तो कार्बन की चेन मेन हो जाएगी, रिंग को प्रेफरेंस नहीं देंगे हम। ये एक रूल अलग है, बाकी सब में सब कुछ सेम चलेगा कि जो बड़ा है या जिसमें ज्यादा ग्रुप लगे हैं वही मेन होता है, ठीक है? अगर दोनों सारी चीजें बराबर हो तो रिंग को प्रेफरेंस दो। बाहर वाली चेन और अंदर वाली चेन दोनों बराबर है तो रिंग को प्रेफरेंस देंगे फिर, ठीक है? लेकिन रिंग को कब प्रेफरेंस नहीं मिलती है? तो रिंग को प्रेफरेंस तब नहीं मिलती जब 2 रिंग एक ही कार्बन की चेन से लगी। यहां देखो, ये अकेला ही कार्बन है, ये तो कार्बन ही अकेला है और रिंग लगी हुई है 2, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मेन चेन हमारी ये हो जाएगी। अब ये चेन थोड़ा है तो एक ही कार्बन है, बेशक एक कार्बन की भी तो चेन होती है, तो इसका नाम है मिथेन। तो यहाँ देखो नाम मिथेन लगा लिखा हुआ है। यस गाइस, क्लियर है बेटा? ये नाम मिथेन सबको समझ में आएगा क्योंकि एक कार्बन की चेन है। अब इस मिथेन के साथ में 1 1 पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन एक ही कार्बन है, प्रोपाइल ग्रुप है, दूसरा भी प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन है इसमें, देख लो मिथित प्रोप, तीसरा कार्बन प्रोप है, तो 2 प्रोपाइल चेन लगी हुई हैं, तो 1 1 डाई साइक्लो, 2 साइक्लो प्रोपाइल लगे हुए हैं मिथेन के साथ, फर्स्ट पोजीशन पर। मिथेन में एक ही कार्बन होता है। यस, समझ में आ गया नाम? Yes, sir. क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल देखिए, आप लोग रूल जो लिखे हुए हैं वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, कंफ्यूजन आए तो उन रूल्स को पढ़ने पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो एग्जांपल करवा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, उसी से सब कुछ बनेगा। तो आगे देखिए, पेरेंट चेन। अब यहां देखो भाई, रिंग में 5 कार्बन है, बाहर है 3 कार्बन, तो रिंग को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, लेकिन बाहर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, रिंग में 2 लगे हैं, डेफिनेटली रिंग विल बी प्रेफर्ड। यस, क्लियर है ना? तो मैक्सिमम अनसैचुरेशन जिसमें होता है, तो चेन विद मैक्सिमम अनसैचुरेशन, पेरेंट चेन कौन सी होगी? हियर द रिंग इज द पेरेंट चेन, रिंग पेरेंट चेन है, तो ये रिंग ही यहाँ प्रेफर्ड है। क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है? पेंटागनल रिंग है और 2 कार्बन है, और पेंटागनल रिंग में 5 कार्बन होते हैं, दोनों में क्या है? दोनों में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी रिंग ही पेरेंट चेन होगी, है ना? क्योंकि 5 कार्बन भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया होगा कौन किसको प्रेफरेंस देते हैं, बस उसी चीज का याद रखना है, बाकी नाम आप आसानी से लिख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखो भाई, ये है रिंग 4 कार्बन की, 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन है। अब इसमें डबल बॉन्ड है, रिंग में, इसमें भी डबल बॉन्ड है, सारी चीजें अगर बराबर हो तो रिंग को प्रेफरेंस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तब भी रिंग को ही प्रेफरेंस मिलेगी। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, 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 sir. sir.
तो रिंग कब प्रेफर नहीं होती, सिर्फ एक ही एग्जांपल था वो ये वाला कि अगर एक से ज्यादा रिंग लगी हैं कार्बन की चेन के साथ, एक से ज्यादा रिंग हैं, तो भाई किस रिंग को प्रेफरेंस दोगे, फिर रिंग में चॉइस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ चॉइस करते ही नहीं है, फिर भाड़ में गई रिंग, हम सीधा कार्बन की चेन को प्रेफरेंस देते हैं, भले वो कम कार्बन लगे भले ज्यादा कार्बन लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रूल है, बाकी सब में दोनों में जो ज्यादा भारी पड़ता है उसको ही प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर दोनों बराबर पड़ रहे हैं तो रिंग को प्रेफरेंस देते हैं। बस 2 रूल है, खत्म। क्लियर है ना बेटा? एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं, फिर भी इसको रिवाइज कीजिएगा, बना के देखिए, सारे एग्जाम्पल बना के जरूर देखना। अगर बना के देख लिया और फिर रूल को याद कर लिया, फिर 100% रूल याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नेमिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रख लेना, मेरे को कुछ कहते हैं ना, हर किसी की कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, हर किसी के, मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। क्या है कि एक तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो, आज तक मैं स्ट्रक्चर में कभी किसी बड़े से बड़े पेपर में भी, नेट का पेपर होता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा, उस पेपर में भी आज तक मेरा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ, जो मैं स्ट्रक्चर लगा के आया हूँ वो स्ट्रक्चर सही होता है। ऐसा नहीं कि तुक्का बैठता है, आई नो इट वेल, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेमिंग भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन नेमिंग का कभी ऊपर लेवल पर टेस्ट नहीं होता है, नेट में कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो कभी गलत होता नहीं है मेरा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों चीजें मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, आप यहां से याद रख सकते हैं। बच्चों के बीच जिनको मैं पढ़ाता हूं उनको स्ट्रॉन्ग करके देता हूं भाई, अच्छे से। क्लियर है? तो वो चीज, हाँ हो सकता है हम थोड़ा ग्रुप व्रुप का हल्का फुल्का नाम कभी भूल जाए नेमिंग के अंदर, बट एट लीस्ट हम नंबरिंग और इन रूल्स को अप्लाई करने में मैं कभी गलती नहीं करता हूँ। अभी तो नहीं हुई है, आगे हो सकती है, ऐसा नहीं कहता कि मेरे को सब कुछ आता है, हो सकती है गलती, है ना। बट ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे लगता है कि मेरे को ये थोड़े से अच्छे आते हैं। ठीक है, किसी और टीचर को कोई और अच्छा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री भी मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हर इंसान की अपनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपको भी है कि मेरे को हिंदी अच्छी आती है, मेरे को इंग्लिश अच्छी आती है, मेरे को मैथ अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे केमिस्ट्री में कुछ मेरे अच्छे पॉइंट्स हैं, वो ये वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए इसमें ये आपको समझ में आ गया, रिंग को प्रेफरेंस देंगे, दोनों बराबर हैं, तो दैट्स इट। अब नीचे एक कंपाउंड दे रखा है, देखो भाई, इस कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए लगा रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है खास, ये 1 2 3 कार्बन की चेन है, ये 1 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है। तो चेन जो लगी हुई है रिंग के साथ, और रिंग कितने कार्बन की चेन है, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, रिंग में 6 कार्बन है, तो यानी कि रिंग की चेन सबसे बड़ी है, तो रिंग विल बी प्रेफर्ड। रिंग का नाम क्या होगा, मेन नेम होगा, पेरेंट नेम होगा। तो मैंने ऊपर लिख रखा है देखो, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन विल बी द रूट नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. साइक्लोहेक्सेन रूट नेम ऑफ द कंपाउंड है। ये बात अब क्लियर है, तो पीछे जो ग्रुप लगेंगे, ये तो ग्रुप लगेंगे ना, ये एल्काइल ग्रुप है, तो देखो कौन कौन से एल्काइल ग्रुप है। तो 3 कार्बन की चेन, इस ग्रुप का क्या नाम होना चाहिए, इथाइल ग्रुप। ये देखो ये लगा हुआ नीचे लिखा हुआ इथाइल ग्रुप। 1 कार्बन की चेन मिथाइल ग्रुप, 1 कार्बन मिथाइल ही होता है, और 2 कार्बन की चेन प्रोपाइल, है ना, या उल्टा लगा दिया मैंने, उल्टा हो गया। गलत लगा दिया। यस, प्रोपाइल होगा 3 कार्बन वाला, प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन, मिथाइल है 1 कार्बन वाला, है ना, 2 कार्बन वाला होता है इथाइल ग्रुप। यस, क्लियर है, 2 से इथ बनता है Yes, sir. है ना। तो ये ग्रुप हैं। अब प्रॉब्लम ये है, गिनती कहां से शुरू करें, ग्रुप भी पता लग गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, नाम क्या होगा, एबीसी के हिसाब से नाम, लास्ट में देखते हैं ना, एबीसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में देखते हैं, है ना। तो लास्ट में जब नाम लिखेंगे तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले आएगा इथाइल ई, फिर आएगा एम, आता है पी आता है पहले, सर एम आता है। M. तो इथाइल आएगा, फिर मिथाइल आएगा, फिर प्रोपाइल आएगा, और उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सेन। ये नाम होगा आपके कंपाउंड का, मतलब आपको नाम पता लग गया, नाम क्या है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। बट इथाइल मिथाइल प्रोपाइल की पोजीशन कौन सी है, इथाइल पहली पोजीशन पर लूं क्या, पोजीशन चेक करते हैं हम लोएस्ट लोकेंट रूल से, जो सबसे कम नंबर बनता है जिसका, क्योंकि सारे ग्रुप एक जैसे, इनमें किसी को प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। आप सोचो सर 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रेफरेंस दें, नो, कार्बन की चेन को देखकर हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो फिर किसको देख के देते हैं सर, क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला था जब सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सर ठीक है, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली नहीं 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 नहीं, वो तो नाम लिखते हैं बेटा अल्फाबेटिकली, नो, अल्फाबेटिकली तो लास्ट में नाम लिखा जाता है। अगर सारी पोजीशनें सेम आ रही है ना,
मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल किसी भी तरह से गिनती कर लो, किसी भी ग्रुप को प्रेफरेंस दे लो और उसके बाद नंबरिंग करते हैं तो हर तरह से बिल्कुल सेम नंबरिंग बने, डिट्टो, तब आप अल्फाबेटिकल पर जा सकते हो। लेकिन यहाँ नंबरिंग अलग अलग बन रही है, तो देखो कौन सी नंबरिंग बन रही है। अगर अब मैं इसको जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 1 नाम दूं, कौन सा है ये, प्रोपाइल ग्रुप है ना, अगर इसको 1 दिया, 1 2 3 4 5 6, तो ग्रुप कौन से पर, फर्स्ट पर आ रहा है, फिर फोर्थ पर पोजीशन पर आ रहा है और फिर सिक्स्थ पोजीशन पर आ रहा है। यस बेटा, ये समझ में आया। Yes, sir. तो ये आ गया 1 4 6, ये वाली देखो नीचे पोजीशन दिखा रही है 1 4 6 पोजीशन। अब अगर मैंने इसी ग्रुप को यहां पर, तो मैंने क्या किया था, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज घुमा था, अगर मैं यहाँ उल्टा चलूं तो 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन फर्स्ट तो इसी की है, सेकंड एंड फोर्थ 124 ये आ रहा है। यस, क्लियर है। Yes, sir. तो ये मैंने, अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप को प्रेफरेंस दी थी, किसको, अगर मैं इसको 1 मानूं तो मेरे पास दो तरह की नंबरिंग आती है, प्रोपाइल को 1 मानूं, अगर मैं मिथाइल को 1 मान लूं तो एक यहाँ 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 1 3 और 6 मिथाइल से, 1 3 6 ये वाला नंबर बनेगा मिथाइल से। अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो क्लॉक 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज में, तो 2 और 5 1 2 5 1 2 5 बनेगा, मिथाइल में ही 1 2 5 बना। यानी हर ग्रुप से, हर ग्रुप को एक बार प्रेफरेंस दो नंबरिंग में कि मैं इसको 1 मान लेता हूं, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, फिर क्लॉकवाइज चलो, फिर सारी पोजीशनों को काउंट करो, सबके नंबर लिखो। लिख लिए। Yes, sir. इसके बाद में मैंने क्या बोला था, जिसका नंबर सबसे छोटा होता है, लोएस्ट लोकेंट को प्रेफरेंस मिलती है, लोएस्ट लोकेशन को प्रेफरेंस मिलती है। तो जिसका नंबर सबसे छोटा होता है वो प्रेफर्ड होगा, वो वाली काउंटिंग प्रेफर होगी। तो देखो, और वो वाला ग्रुप प्रेफर होगा, पहले नंबर पर वही ग्रुप लगेगा जो सबसे छोटा नंबर बनाएगा। तो बताओ भाई कौन सा सबसे छोटा बना रहा है। आपके सामने सारे ग्रुप्स के नंबर लिखे हुए हैं, बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, गिनती आती है। 1 to 5 group 1 to 5 में 1 to 4 1 to 4 में sir. 4 हाँ 5 भी गिर सकते हो आप, क्या पता 1 to 4 दिखाई ना दे, है ना। तो ये होता है, ये याद रख लेना, कई बार दिखता ही नहीं, ये कोमा मत लगाया करो, इसलिए जब ग्रुप की प्रेफरेंस तो 1 to 5 और 1 to 4, 1 to 4 यानी कि प्रोपाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, प्रोपाइल ग्रुप को प्रेफरेंस दे दी। 1 पर प्रोपाइल है डेफिनेटली, 2 पर, अब 2 इधर 2 लिखता हूँ, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, मतलब इधर वाली काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगी इसकी रियल वाली काउंटिंग। यस बेटा, क्लियर हो गया। yes sir ठीक है, तो अब जरा देखिए अब इसका नाम क्या होगा। तो देखो नाम के अंदर इथाइल जो है वो फोर्थ पोजीशन पर था, हमें पता है फोर्थ पर इथाइल है, तो इथाइल 4 पर है, लेकिन इसको अल्फाबेटिकली जब लिखते हैं ना, तब हम फिर से पलट जाते हैं कि अब हमें लिखना है अल्फाबेटिकली। नाम जब ढूंढने लगे थे तो सबसे नियरेस्ट वाला पहले ढूंढेंगे, बट जब लिखने लगेंगे तो अल्फाबेट वाला पहले लिखेंगे, भले ही उसकी पोजीशन कुछ भी आती है, अल्फाबेट वाले की सबसे लास्ट पोजीशन है, ई सबसे लास्ट है, फोर्थ, बट फिर भी पहले लिखा जा रहा है 4 इथाइल, सेकंड पर मिथाइल, 1 पर प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन will be the name of the compound. Yes guys, किसी को ना समझ में आया, if you have any doubt you can ask me now. अब बताइए जरा, सबको क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. yes sir ठीक है, समझ गए ना। तो ये नाम है, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। देखो ये पीछे वो सारे रूल ये हो चुके थे पीछे, जो मैंने अभी समझाया है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम्पल पर अगर टाइम लगाया तो सोचो मैंने कुछ सोचा होगा ना कि आप लोग प्रैक्टिस इसे करें तो आपको याद हो जाएगा, दोबारा से आप इसे घर पे करेंगे तो आपको और बेटर याद होगा, और फिर आप अगर कोई और डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब नेक्स्ट ना सिर्फ नेम है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 7 कार्बन है और इस पेंटागनल रिंग में 5 कार्बन है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 7 कार्बन वाली चेन मेरी पेरेंट चेन है। ठीक है बेटा, पेरेंट चेन के साथ में कौन कौन सा ग्रुप लगा है, तो पेरेंट चेन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा। क्या है ये है साइक्लो। अब क्योंकि ये देखो इस साइक्लो पेंटेन के अंदर भी ब्रांचिंग है, यानी ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग में अगर ब्रांचिंग हो तो हम इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये लो ब्रैकेट में लगा दिया। अब क्या है, ये साइक्लोपेंटाइल है, तो देखो लिखा हुआ है साइक्लोपेंटाइल वाईएल, क्योंकि पेंटेन था ये साइक्लो, तो साइक्लोपेंटाइल लिखेंगे क्योंकि ये ग्रुप का काम कर रहा है, साइक्लोपेंटाइल। समझ में आ गया। और इसमें देखो
इसमें सेकंड पोजीशन कहां से आई? अब ये चीज मायने रखती है। फर्स्ट पोजीशन जो जिस कार्बन से ये जुड़ रहा है ये फर्स्ट पोजीशन मानी जाएगी, वो कार्बन। यहाँ पर एक कार्बन है, देखो जरा, यहाँ कार्बन है, तो ये इस मेन चेन के कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ता है उसको फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, तो नेक्स्ट होगा सेकंड। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसको, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाला। और हेप्टेन 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। यस गाइस, क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। पहला Yes, नाम sir. ये था, ठीक है। अब दूसरे नाम की बात करते हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल देखो, इसमें किसको मेन माने? इसमें साइक्लिक चेन मेन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी, और दूसरी बात ये सारे सारे सिर्फ कार्बन है यहाँ तो। और साइक्लिक चेन में 6 कार्बन की चेन है, और बाहर 6 नहीं है, 1 2 3, यहाँ पर 3 ही कार्बन है और यहाँ पर 1 ही कार्बन है, तो डेफिनेटली ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इसमें है। और डबल बॉन्ड भी ऑलरेडी, बाहर तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही प्रेफर्ड होगी। अब इसके अंदर काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, तो साइक्लोहेक्सीन नाम होगा। देखो लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सीन, क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड आया हुआ है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है एक, साइक्लोहेक्सीन। अब इसके साथ 2 ग्रुप लगे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक ग्रुप मान के चलो, यहां से काउंटिंग शुरू करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कर रखी है 1 2 3 4, तो एक आएगा पहली पोजीशन पर, एक आ गया फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करता 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकता था, कर सकता था ना। तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी 1 और 4 पोजीशन ही आ रही है, बट मैंने काउंटिंग यहीं से स्टार्ट क्यों की, 1 2 से ही स्टार्ट क्यों करी? साइक्लोहेक्सीन के अंदर 1 2 से ही स्टार्ट क्यों करी मैंने काउंटिंग? इसका कोई रीजन बता सकता मुझे? एल्कीन ग्रुप है ना उधर। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप तो बेटा एल्कीन वाला वो तो साइक्लोहेक्सीन के अंदर आ गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइक्लोहेक्सीन में आ चुका है। अब देखो बताता हूं इसका रीजन। जब भी आपको रिंग में काउंटिंग करनी है ना, रिंग में, रिंग के अंदर काउंटिंग करते हैं, तो रिंग में डबल बॉन्ड है, इसको मुझे नियरेस्ट नंबर देना था। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, इसको नियरेस्ट नंबर देना, तो कैसे करूं फिर? तो इसको नियरेस्ट नंबर कैसे मिल सकता है? या तो मैं इसको 1 लिखूं, फिर इसे 2, क्योंकि मुझे सेकेंड डबल बॉन्ड को तो अंदर लेना पड़ेगा ना दोनों कार्बन में। तो अगर मैं इसको 1 लिखता हूं और इसको 2 लिखता हूं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसकी बजाय इसे 1 और इसे 2, फिर 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। 1 पर मिथाइल है, ये देखो 1 पर मिथाइल, फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है जिसके अंदर ब्रांचिंग है, तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर फर्स्ट और सेकंड कार्बन को मैंने काउंट किया, फर्स्ट एंड सेकंड, ये बन गया इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप बन गया ना 2 कार्बन की चेन से। इथाइल Yes, sir. फोर्थ पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और उस इथाइल ग्रुप के ऊपर फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल। समझ गए? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांचिंग में ब्रांचिंग, तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी थी, 2 कार्बन की मिली, तो ये इथाइल ग्रुप बन गया मेरा। अब इस 2 कार्बन की चेन के अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, और ये सारा ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ, इसलिए 4 बाहर आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यस गाइस, समझ में आ गया नेम? सबको क्लियर है? सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट, ओके। देखो क्या है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये रहा। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें नेमिंग क्या आएगी? जो मेन चेन से, ये कार्बन जो मेन चेन से जुड़ा है, ये वाली मेन चेन है हमारी, मेन ग्रुप है, तो ये कार्बन होगा फर्स्ट कार्बन। तो ये वाला कार्बन है जो है, ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया। अब मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन इधर 2 लिख सकता हूँ या इधर 2 लिख सकता हूँ, किसी भी तरफ 2 लिख लो, 2 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जुड़ी हुई है फोर्थ पोजीशन से, तो 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बोलते हैं इथेन। इथेन को क्योंकि ये ग्रुप है तो इथाइल, तो ये बन गया इथाइल, ये लगा हुआ इथाइल। यहां तक क्लियर है? इथाइल समझ Yes, में आ गया? अब इसी इथाइल के अंदर फर्स्ट कार्बन जो था, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, क्योंकि ये चेन में नहीं आ रहा था हमारे 1 2 3 में नहीं आ रहा था काउंटिंग में, तो फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल था, तो मैंने लिखा 1 मिथाइल इथाइल, ये हमारा ग्रुप का नाम हो गया। और ये सारा ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर, तो 4 को बाहर लगाया, ब्रैकेट शुरू करी, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद करी, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। Yes, sir. और साइक्लोहेक्सीन था, ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी दिखा सकते हैं, तो ये लिख सकते थे आप साइक्लो CYCLO हेक्स, इसके बाद में 1 इन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड मैंने माना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर काउंटिंग में फर्स्ट पे आ रहा, अगर फर्स्ट पे ना आए तो फिर आप सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन वो तो दिखानी है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, अब एग्जांपल नेक्स्ट वाले में क्या है,
अब मैंने यहाँ काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 और इसको डबल बॉन्ड, देखो CH2 ऊपर जो लगा हुआ है। अब कमाल की बात, यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो आपने इसको प्रेफरेंस क्यों नहीं दी, इसको 1 कार्बन का नाम देना था। पहली बात तो ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH2 था, तो डेफिनेटली 5 कार्बन की चेन ही मेन चेन होगी, तो इसका नाम क्या होगा, मेन चेन, पेरेंट चेन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। ये नाम लिखा हुआ है साइक्लोपेंटेन, ANE है ये, ठीक है, बाय मिस्टेक इन लिखा हुआ था, साइक्लोपेंटेन। ये तो समझ में आया होगा भैया, साइक्लोपेंटेन है लास्ट रूट। यस सर। अब साइक्लोपेंटेन के अंदर काउंटिंग कहां से शुरू करें, तो काउंटिंग, ये डबल बॉन्ड कार्बन जरूर है, तो हम कहेंगे इसको प्रेफरेंस दे, नहीं, ये डबल बॉन्ड हमारी रिंग से जुड़ा हुआ है, ये अलग से डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या इस डबल बॉन्ड को रिंग में काउंट करूं, रिंग में काउंट नहीं हो सकता क्योंकि ये रिंग में नहीं है। रिंग से बाहर काउंट करूं, रिंग से बाहर काउंट कर सकता हूं, बट ये रिंग से ही जुड़ा हुआ है, रिंग वाले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड लगा रहा है, तो ना ये इधर का ना उधर का, ये किधर का भी नहीं है, यानी इस ग्रुप को किसी भी तरह से प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। ये समझ में आ गया। यस सर। एक तरह से ये मिथाइलिडीन ग्रुप है, और आपको पता भी ये मिथाइलिडीन ग्रुप है, तो यानी कि 4th पोजीशन पर मिथाइलिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब मेन चेन के साथ में डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिडीन। तो ये मेन चेन थी हमारी पेंटेन, इसके साथ डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है, तो इसका नाम होगा मिथाइलिडीन। ये समझ में आ गया बेटा, मिथाइलिडीन। यस सर। मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन इसका नाम, इतना तो समझ में आ गया हमें, मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन। मिथाइलिडीन अब 4th पोजीशन पे क्यों रखा, देखो सभी ग्रुप जिसकी कोई प्रेफरेंस नहीं होती तो उसको कैसे काउंट करते हैं, मिनिमम नंबर ढूंढते हैं, लोकेंट मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 1 पोजीशन देता हूं, 2 3 4, तो कम से कम मुझे 3rd और 4th पर मिथाइल है, 1 3 4, ये नंबरिंग आएगी। लेकिन अगर मैंने इसको 1 पर पोजीशन नहीं दी, तो देखो पहले आ रही थी 1 3 4, और अब जो मैंने काउंटिंग दे रखी है उसमें देखो 1 भी है, 2 भी है और 4 है, 1 2 4, सबसे मिनिमम तो 1 2 4 आएगा। समझ गए, यस सर। ये काउंटिंग के हिसाब से मिनिमम पोजीशन आ रही थी, यानी डबल बॉन्ड का कोई प्रेफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारी कार्बन चेन से, मेन चेन से, इसलिए उसका कोई प्रेफरेंस का कोई हक नहीं बनता। वो है ही मिथाइलिडीन, सिंपल मिथाइलिडीन ग्रुप है। तो मिथाइलिडीन को हाईलाइट करके यूं मत दिमाग में बिठाना कि कुछ ज्यादा ही अलग है, दैट इज सिंपल मिथाइलिडीन, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये नाम हो गया 1 2 डाई मिथाइल, 1 और 2 पर डाई मिथाइल है। 4th पोजीशन पर क्या लगा हुआ, मिथाइलिडीन लगा हुआ है, ठीक है, और साइक्लोपेंटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई, कुछ अब ग्रुप आएंगे, सिंपल वाला काम रहेगा, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा चला गया। देखो इसके अंदर मैंने आपको सारे ग्रुप करवाए थे, लेकिन एक ग्रुप ये वाला छोड़ दिया था, एसिड एनहाइड्राइड, ये नंबर 3 पर आता है। एनहाइड्राइड अकेला बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, तो ये नंबर 3 पर आता है, पहली बात। दूसरी चीज हमने ये किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये सफिक्स है इसका, बट उसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, कब, वो मैं अभी बताऊंगा आगे। एस्टर को O8 पीछे लगाते हैं, पर कार्बोजाइलेट भी पीछे लगाते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। एसाइल हैलाइड को ओइल हैलाइड लगाते हैं, बट कार्बोनाइल हैलाइड भी लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो भी बताऊंगा। नाइट्राइल को नाइट्राइल लिखते हैं, बट कार्बोनाइट्राइल भी लिखते हैं, और एल्डिहाइड को Al लिखते हैं, और कार्बेल्डिहाइड भी लिखते हैं। ये वो ग्रुप है 1 2 3 4 5 जिनके दो दो सफिक्स हैं, सफिक्स दो हैं। कब कौन सा लगेगा, तो पहला सफिक्स हमने सबने कर रखा है, दूसरा सफिक्स नहीं किया हो, वही सफिक्स करेंगे, बिल्कुल आसान है, लेट्स सी इट। तो देखते हैं आगे। तो और आगे देखो, एल्कीन एल्काइन हो गया था। ईथर मैंने ग्रुप आपको नहीं करवाया था, ईथर, इसका कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया था, ठीक है। तो ईथर भी आज करवाऊंगा, ROR ईथर होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, तो ये सब आप नोट्स में इनको जरूर डाउनलोड कर लेना, इन सब का कोई ऑर्डर नहीं होता। ईथर, हैलाइड, एल्काइल, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नो प्रेफरेंस। ईथर, हैलाइड, एल्काइल, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इनका कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, इनको सिंपल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। अगर नाइट्रो, NO ग्रुप, NO2 ग्रुप कहीं लगा हुआ मिल गया और आपको कि सर इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको पहली पोजीशन देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसको मिथाइल इथाइल की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। अब क्या होता है कि मिथाइल इथाइल की तरह ट्रीट करते करते हमें लगता है कि नहीं नहीं ये ग्रुप तो अलग है, तो इसको अलग नाम मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा मत सोचना, इसको हम मिथाइल इथाइल की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ देखो भाई, एसिड एनहाइड्राइड बताता हूँ क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है, C डबल बॉन्ड O, OH होता है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R है। तो अगर मैं यहाँ से वाटर रिप्लेस कर दूं, ये वाटर उड़ गया,
तो क्या बचा, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है। अब ये याद रख लेना इस ग्रुप को, यहां जैसा कि नाम से आपको पता है एसिड एनहाइड्राइड, बिना पानी, हाइड्राइड मतलब वाटर, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कहा गया एसिड, एसिड एनहाइड्राइड बिना पानी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड बिना पानी वाला, मतलब एनहाइड्राइड पानी उड़ा दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो एक में से तो उड़ेगा नहीं, दो में से उड़ेगा, दो को जोड़ के बनने वाला, जिसमें से पानी माइनस होता है। तो यहाँ देखो ये था और इनसे ये बन गया, तो यहाँ आप आर या एच दोनों लगा सकते हैं, इधर भी आर या एच दोनों लगा सकते हैं। यस गाइस, समझ में आ गया एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, क्लियर है। ओइक एनहाइड्राइड इसके पीछे लगाते हैं भाई, सफिक्स विल बी ओइक एनहाइड्राइड। तो यहां देखो इथेन ओइक एनहाइड्राइड, इसका नाम कैसे लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, तो ठीक है, 2 कार्बन की चेन है इथेन, इस तरफ भी 2 कार्बन की चेन है इथेन, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब बोलेंगे 2 थी सर, एक ही दिखाते हैं अगर दोनों कार्बन की चेन सेम हो तो, लेकिन अगर अलग हो तो, इधर 3 कार्बन की चेन है, ये देखो ये 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की है, तो 3 कार्बन वाली मेन चेन होगी, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड विल बी द मेन नेम, प्रोपेन 3 कार्बन, और इथेन जो था वो इथेनोइक बनेगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर ये आ गया, और ऐसे ऐसे आपको 10 मॉलिक्यूल बना के प्रैक्टिस करनी है, याद रख लेना। यस गाइस, क्लियर है एसिड एनहाइड्राइड। यस सर। अब आगे देखिए बेटा, आगे आता है एसिड एनहाइड्राइड को, यानी ओइक एनहाइड्राइड को कार्बोजाइलिक एनहाइड्राइड भी लिखते हैं। वो कब लिखेंगे, वो सुनिए कब लिखते हैं, जब कार्बोजाइलिक, ये रहा 2 डबल बॉन्ड हो, ये पूरा ग्रुप है, इसके साथ यहाँ आर या एच लगाने की बजाय रिंग जुड़ जाए, डायरेक्टली रिंग जुड़ जाए किसी भी ग्रुप के साथ, जो हम आप आगे करने वाले हैं, जो मैंने 5-6 ग्रुप बताए थे, डायरेक्टली अगर वो रिंग से अटैच है, तो उसको हम फिर उसका नाम बदल जाता है, उसका सफिक्स बदल जाता है। तो यहाँ ये सफिक्स हो गया कार्बोजाइलिक एनहाइड्राइड, तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, 2 है साइक्लोहेक्सेन, एक ही लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एनहाइड्राइड, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। और इसके भी 10 मॉलिक्यूल बना के प्रैक्टिस जरूर करना। समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा, बस अब ये ग्रुप ही रह गए हैं और बहुत आसान है। एसिड हैलाइड आप लोगों ने कर रखा है, COX C डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड बोलेंगे इसे, है ना, ये इसका नॉर्मल सफिक्स था। बट अगर ये एसिड क्लोराइड ग्रुप, ये वाला डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाए, डायरेक्टली रिंग से, सीधा रिंग से, ये कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग वाले कार्बन से, तो इसके पीछे फिर सफिक्स बदल जाता है, क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड, इसका नाम कार्बोनाइल हैलाइड हो जाता है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। समझ में आ गया, जब डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाए हमारा ग्रुप, मेन ग्रुप, तो उसका सफिक्स बदल जाता है। वो कुछ ही ग्रुप हैं जो आपको वहां मैंने टेबल में दिखाए थे, उस टेबल को याद करना, आपको याद रखना है, और उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, अगर वो कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर एमाइड हो तो एसिड अमाइड, लेकिन यहाँ एसिड अमाइड नहीं लगाएगा पीछे, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्स एमाइड बोल सकते हैं, कार्बोक्स एमाइड। तो कार्बोक्स एमाइड कब, जो वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सामाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। यस बेटा, क्लियर है नाम, समझ में आ रहा होगा सबको, डायरेक्ट रिंग से जुड़े तो पीछे वाला सफिक्स बदल जाता है, एसिड एमाइड नहीं लिखोगे, कार्बोक्सामाइड लिखोगे। क्लियर है ना बेटा सबको ये। यस सर। नेक्स्ट देखो, ईथर एक ग्रुप हमने मिस कर दिया था बीच में, क्योंकि वो उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो इसलिए ये लास्ट में करवाया था। देखो इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, CH3O CH3, दोनों को नाम दे दो, कोई एक चेन मेन होगी, दोनों सेम है तो किसी को भी मेन मान लो, इसको हमने मेन मान लिया, तो इसका नाम होगा मिथेन, इसको सीधा मिथेन लिखेंगे। और ये होगा मिथ ऑक्सी, एक कार्बन है मिथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथ ऑक्सी मिथेन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो यहां देखो, यहां क्या कर रखा है मैंने, मिथेन नाम हो गया मेन चेन का, और ये मिथ ऑक्सी, एक कार्बन है मिथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। नेक्स्ट वाला देखो, मिथ एक कार्बन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, लॉन्गेस्ट चेन जो थी 2 कार्बन की थी, दूसरी तरफ 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, कंटिन्यू नहीं है ये चेन, याद रखना। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, और ये मिथ है और ये ऑक्सी है, मिथ ऑक्सी इथेन। यस, क्लियर है ना, ROR, मिथ ऑक्सी मिथेन। एक सिर्फ सेकंड वाला नाम याद रख लीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। और इसको 10 कार्बन की प्रैक्टिस, 10 मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी भी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दैट इज द लास्ट कह सकते हैं स्लाइड आप इसको, ठीक है, आज की।
इसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो देखिए नोमेनक्लेचर पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं भाई। तो देखो मान के चलो यहाँ पर एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, और ये OH है और ये 3 कार्बन की चेन है। तो 3 कार्बन वाली चेन ही क्योंकि बड़ी है और उसके साथ OH लगा, नीचे बाहर वाली चेन के साथ भी OH है, लेकिन वो छोटी चेन है, तो हम रिंग को प्रेफरेंस देंगे पहली बात। तो रिंग को मिल गई प्रेफरेंस। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है, और ओल अल्कोहल के लिए, समझ में आ गया, साइक्लोप्रोपेनोल, ये तो समझ में आया होगा, साइक्लोप्रोपेनोल। तो इस कार्बन को अब नाम देंगे 1, ये होगा 2 कार्बन। सेकंड कार्बन पर एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेकंड कार्बन लगेगा, बाहर कॉम्प्लेक्स ग्रुप है तो ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है, 2 कार्बन की चेन है, इथ एन बनना चाहिए, है ना, इथ आइल बनेगा, इथाइल, और OH लगा है तो आप इसे इथाइल ओल मत बोल देना, एथेनॉल नहीं है ये। अब OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप, जब वो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। जब सफिक्स की तरह यूज होता है तो OL लगता है पीछे, अल्कोहल के लिए ओल, लेकिन यहाँ क्योंकि हम पहले ही एक को अल्कोहल मान चुके हैं मेन चेन को, तो दूसरा OH कहीं पर भी आएगा उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 1 फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, और ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, और ये सारा कुछ सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है। दैट्स इट, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा ये सबको, जल्दी बताइए, ये सबको Yes, क्लियर है, ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद में ये लास्ट स्लाइड देखिए, ये क्या है, ये भी वही है, एल्डिहाइड है, डायरेक्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो Al नहीं लगेगा पीछे, नहीं, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, सीधा कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, ये इतना ही था, और मुझे लग रहा है ये वाला लास्ट वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो डाउट बताइए बेटा।